नाम देवांश कुशवाहा, प्राइवेट 12th क्लास में हूँ। मेरा स्कूल का नाम गवर्नमेंट ज्योति सेकेंडरी स्कूल है। मैंने अभी तो कुछ सोचा नहीं था, लेकिन मेरे सर ने मुझे एडवाइस दी कि जेईई मेंस का पेपर दो। वैसे तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं था इसके बारे में, लेकिन सर ने ही तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, और अगर मैं निकल जाता हूँ तो कोई एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने की करियर चूज़ किया सर। क्यों? क्योंकि सर बाकी की फील्ड सर आपको तो पता होगी, और इलेक्ट्रिकल ऐसी जो हज़ार यूज़ होती है इलेक्ट्रिकल, तो मेडिकल सर कंप्यूटर साइंस और मिलना मुश्किल है। वो मिल भी जाएगी तो कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि बड़े बड़े कॉलेज में इसलिए मेरा नाम गोपाल नामदेव है। मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है भारतीय गुरुकुल कॉन्वेंट हाई स्कूल। मैं पेट्रोलियम इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और मेरे सर ने मुझे एडवाइस दी कि मैं जेईई मेंस करूँ। जेईई मेंस से मुझे एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, जिससे मुझे एक अच्छी डायरेक्शन और अच्छी ग्रेजुएशन मिले। Sir, my name is Sumit Yadav. I am from class 12. सर मैं मेंस का पेपर हो सकता है सर, मैं देंगे सर मेंस का पेपर, और सर उससे ही कॉलेज मिलेगा सर। मैं इंजीनियरिंग करना स्ट्रीम वाला ये नहीं, स्ट्रीम ये नहीं सर। जल्दी आ जल्दी ये भी मतलब अबे एंड में फटाफट मेरा नाम तान्या दीक्षित है। मैं 11वीं क्लास में हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा टारगेट है एम्स कॉलेज नागपुर में। क्लास स्टार्ट करते हैं लेट्स टॉक का सेशन। ध्यान से सुनो बेटा, आज हम लेट्स टॉक के 4th सेशन की तरफ एंटर होते जा रहे हैं। जतिन, लेट्स टॉक के 4th सेशन की तरफ एंटर होते जा रहे हैं, ठीक है। आज हम लोगों के बीच एक ऐसी पर्सनैलिटी आ रही है ना कि जिन्होंने कहीं ना कहीं, पहले तो सर के लिए क्लैप हो जाए। सर की स्कूलिंग ग्वालियर से ही हुई, ठीक है। ग्वालियर से सर ने स्टार्ट किया, सर तानसेन नगर के सिमकिंस स्कूल से उन्होंने स्टार्ट किया, और उसके बाद आरजीआईटी, आपने नाम सुना होगा, टेकनपुर का कॉलेज है, सर का वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉलेज। वहाँ से सर ने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, और देन उसके बाद मास्टर्स करने के लिए जर्मनी बर्लिन चले गए। वहाँ से एसआरएच यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने एग्जाम फाइट किया और एंट्री की, और उसके बाद की जर्नी सर आपको खुद ही बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप करिए सर के लिए। कैसे हैं सब? तो मैं स्ट्रेंथ जान लूँ कि बच्चे कौन सी क्लास से हैं, बताओ। 11 से कितने बच्चे हैं? 12th 10th 9 तो फॉरेन किसको जाना है? फॉरेन बैचलर्स के लिए, पढ़ाई के लिए, मास्टर्स के लिए, प्रोग्राम कुछ भी। फॉरेन किसको जाना है पढ़ने? हैं सर, सब उठाओ हाथ, पता है, सब उठाओ, क्योंकि सबको जाना रहता है। अच्छा, 11th 12th 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
और फॉरेन जाने में सबसे बड़ा हर्डल क्या मानते हैं हम लोग? मतलब क्या सबसे बड़ी रुकावट है जो हम शायद ना जा पाएँ? मनी। ठीक है, हाँ ये तो सबके दिमाग में रहता ही है। और जो 10th के बच्चे हैं उनका डिसाइडेड है कि उनको क्या करना है आगे करियर उनका, क्योंकि 11th 12th वाले तो चूज कर चुके हैं, है ना? तो उनके पास तो अब सिर्फ फॉलो करना है आगे जो रास्ता है डिसाइडेड। पर 10th वाले क्या करने वाले हैं? मतलब कुछ डिसाइड किया होगा ना कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो फिर कंफ्यूजन है। तो 10th वालों के लिए बहुत सही मतलब प्लेटफॉर्म है ये। और मेरे को अच्छा लगा कि 10th वाले भी बच्चे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे इधर क्या होता है 11th 12th वाले बच्चे तो मैथ्स चूज़ कर चुके होंगे, कोई बायो चूज़ कर चुका होगा, तो फिर उनके पास तो एक रास्ता है वो फॉलो करना पड़ेगा उन्हें। पर 10th वालों के लिए क्या है कि ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो कि हमें यहाँ लगता है हाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पर बाहर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और हम सिर्फ इसलिए चूज़ नहीं करते क्योंकि हम यहाँ का फ्यूचर देखते हैं। यहाँ पे हम हमारा एक आइडियल पर्सन होता है लाइफ में कि हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, हमारा कोई रिलेटिव, कोई सक्सेसफुल इंसान, उसको फॉलो कर रहे होते हैं हम कि इसके जैसा बनना है मेरे को, है ना? तो वो ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर या फिर मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम किसी और को अपना वो माने हो, क्या बोलता है आइडियल, है ना? तो 10th वाले बच्चों के लिए ये है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर और ये जो मेन प्रोफेशन चल रहे हैं आजकल उनके अलावा हटके कुछ सोच लो। ऐसा मत सोचो कि इंडिया में स्कोप नहीं है उसका तो बाहर भी नहीं है। आप घूम कर आओ। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको कोई पैशन है, आपके दिमाग में है कि मेरे को ये करना है और पर इंडिया में ऐसा नहीं है, जॉब्स प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा मत सोचो। पूरा ब्रॉड ग्लोबल व्यू देखो, अच्छा खासा मतलब बाहर हर चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, बस आप उसमें यूनिक होने चाहिए, कुछ टैलेंट होना चाहिए आप में। हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर। 11th 12th के लिए होता हूँ। तो ये तो 10th वालों का था, ठीक है? तो आप मतलब ऐसा मत सोचना कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, मैथ्स और बायो, है ना? आप बढ़िया से आपको जो अच्छा लगता हो वो परस्यू करो, और उसके बाद अगर आपको लग रहा है इंडिया में स्कोप नहीं है, आप बाहर निकल जाना। और आपने जो फीस मेरे को बताया ना हर्डल, सबसे बड़ी रुकावट सबके दिमाग में वही आता है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन बताऊंगा मैं। वो सबके लिए हो जाएगा। तभी हम 11th में मूव करते हैं। तो 11th वाले क्या चूज़ कर चुके हैं? मैथ्स वाले। तो मैथ्स वाले क्या इंजीनियरिंग सोच रहे होंगे आगे, है ना? और कोई भी ऑप्शन सोच के रखा है? हाँ, उसमें भी बहुत कंफ्यूजन है सर, इंजीनियरिंग में बहुत कंफ्यूजन है। तो मतलब अभी जो इंडिया में चल रहा है उसका बताता हूँ। अगर आपको इंडिया में रहना है, आपको ऐसा है कि नहीं मेरे को फॉरेन का एक्सपोजर नहीं चाहिए, मेरे को इंडिया में ही रहना है, तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप आँख बंद करके आईटी चूज़ कर लेना। इंजीनियरिंग आँख बंद करके, सॉफ्टवेयर मतलब CSIT आँख बंद करके चूज़ कर। बहुत जॉब्स है मतलब ये मार्केट तो खतरनाक। मतलब कोरोना में बाकी सारे एम्प्लॉयज़ की जॉब चली गई जो IT CS से नहीं थे, मतलब ज़्यादातर ऐसा हुआ। पर IT वाले सिर्फ ऐसे बंदे थे जिनका ग्रोथ ही हुई है, उनका डिक्रीमेंट का भी हुआ ही नहीं। तो उसके लिए IIT जरूरी है। हाँ, IIT जरूरी है। नहीं IIT नहीं, IT कह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच जो होती है इंजीनियरिंग में। IT ब्रांच, ठीक है। इसके बाद हाँ, तो ये तो मतलब इंडिया के लिए ऑप्शन था। अगर आपको बाहर से करना है तो फिर तो कुछ मतलब ऐसा है ही नहीं कि आपको IIT लेना है, कोई और ब्रांच लेना है। फिर तो आप कुछ भी करें वो बढ़िया है। बस मैं ये इंडिया के लिए बता रहा था कि आप इंडिया के लिए, आप बाहर पे आते हैं हम। बाहर तो हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप जो परस्यू करो, जो जिस मतलब मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि आपको जो पसंद हो, आपको ऐसा लगता हो कि मेरे को ये करना चाहिए पर मम्मी पापा आपके भाई बहन सपोर्ट नहीं करते, तो उसको मत सुनो। आपको ये लगता है कि मैं इसमें अच्छा हूँ बाकी लोगों से, 10 लोगों को कंपेयर कर लो, अपने क्लासमेट, अपने कलीग, उनको देख लो कि आप उनसे अच्छे, मतलब उस चीज़ में बाकी अपने कलीग से अच्छे हो, है ना, पीयर से। तो बस फिर आप वही फॉलो करो। और ऐसा नहीं कि इंडिया में ऑप्शन नहीं है, तो बाहर तो बहुत सारे ऑप्शन है। बाहर हर चीज़ का ऑप्शन है, पता है आपको? मतलब हर एरिया में उधर अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
जैसे जैसे जर्नलिज्म ले लो आप, फोटोग्राफी ले लो आप, ठीक है। ऑथर की भी ऑप्शन, मतलब ऑथर की भी बहुत अच्छी जॉब्स हैं उधर, आप राइटर बन जाओ। पर इंडिया में इनको कोई पूछता है, नहीं पूछता। हाँ, इंडिया में हमारे जर्नलिज्म की कितनी बुरी हालत है। पर उधर देखो हर चीज़ में ऑप्शन। पर मैं तो मतलब ये कहूँगा, ऐसे हमें ऑप्शंस चूज़ करने नहीं चाहिए। जर्नलिज्म हुआ ये बहुत मतलब अंदर से हमारे आवाज़ आनी चाहिए कि हमें इस चीज़ में जाना है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के जर्नलिज्म चूज़ कर लिया, फिर कुछ भी हमारे मन में आया, दिमाग में आया तो हमने चूज़ कर लिया। नहीं नहीं नहीं, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि ये मेरे को पसंद है, और अगर मैं ये करता हूँ, मैं ये कोई काम अगर 10 घंटे भी करता हूँ तो मेरे को ऐसा ही लगता है मैं बोर हो रहा हूँ, है ना। तो अगर वो 10 घंटे भी तो उसी एफिशिएंसी के साथ अगर कोई काम कर सकते हो तो फिर वही चूज़ करो। 12th वाले बच्चे 12th वाले 3 सर आईटी के लिए सर कॉलेज कौन से अच्छे हैं सर फॉरेन में? फॉरेन में बताऊँगा। हाँ सर, फॉरेन में जाना भी तो कठिन है सर यहाँ से। हाँ बताऊँगा उसका। तो हम आते हैं फिर, अच्छा ये बताओ फॉरेन आपको अट्रैक्ट क्यों करता है? ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट होता है सर, ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट रहता है सर। ठीक है, और कैसे एनवायरनमेंट? नहीं सर, वहाँ प्लेसमेंट की कोई लिस्ट नहीं है, वहाँ पे जॉब बन जाती हैं, मिल जाती हैं। अच्छा मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है वहाँ पे। अच्छा, और सब प्लेसमेंट ना भी मिले तो सर उधर सर स्टार्टअप का भी बहुत मिलेगा। नहीं, स्टार्टअप तो दूसरी कंट्री में बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अपने लोगों के पीछे स्टार्टअप कर सकते हो, आपको सपोर्ट करेंगे, पर दूसरी कंट्री में स्टार्टअप मुश्किल हो जाता है। तो और बताओ, और किसको क्यों अट्रैक्ट करता है फॉरेन? क्या क्या चीज़ जो हमें लगता है कि हमें जाना चाहिए पढ़ने बाहर? कुछ भी, मैं जज नहीं करने वाला हूँ किसी को यहाँ, कुछ भी बोलो। सर मनी सर अच्छी खासी मिल जाती है मनी। हाँ, ये मनी बड़ा फैक्टर होता है, मतलब ये मिस कर रहा था। हाँ, और सर ठीक है, तो अब हम आते हैं कि मनी तो अच्छी मिलती है, प्लस आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा रहता है, आप एक्सपोजर अच्छा मिलता है आपको, ये सारे फैक्टर्स रहते हैं। और ओवरव्यू आपको ऐसा एक्सपोजर मिल जाता है कि मतलब फिर आप बाहर से आके मतलब, अब आप जानते हो कि हमारे यहाँ ओला, ओयो रूम्स और ये जितने भी स्टार्टअप हैं ये कहाँ से कॉपी करके आए हैं? फॉरेन से सारे कॉपी हैं स्टार्टअप वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें हमसे पहले आती ना, वो इनोवेशन करते हैं, है ना, इन्वेंशन करते हैं, वो उसको हम फॉलो अप करते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ फॉरेन क्यों जाना चाहिए आप लोगों को यहाँ से। ठीक है, एक तो देखो इजी है एडमिशन। आप आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करोगे तो दिन रात पढ़ोगे ना, दिन रात पढ़ोगे तो भी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया। अगर आपको कॉलेज जो आपको एक्सपेक्टेड था ना नहीं मिल पाया ना, तो बहुत हर्ट हो जाओगे, बहुत हर्ट कि नहीं यार मैंने ऐसी मेहनत की थी और मेरे को कॉलेज नहीं मिल पाया, और फिर अपने आप को डाउनग्रेड कर लोगे, मतलब खुद ऐसे सोचने लग जाओगे नहीं यार मैं कैपेबल नहीं। ये होता है इंडिया में जब, क्योंकि कंपटीशन इतना हैवी है ना। पर उधर एडमिशन मिलना बहुत इजी है, बस लोगों को नॉलेज नहीं होती, क्योंकि हम एक्सप्लोर ही नहीं करते। हमारी दुनिया यहीं तक है, हमारे माँ बाप कहते हैं कि नहीं यार हम पैसे नहीं दे पाएंगे, पर ऐसा है नहीं, पैसे का कोई फैक्टर उधर, मैं बताता हूँ, है ना। देखो एडमिशन ईजी है, प्लस उसके बाद मैंने जो बताया था ना अभी कि जर्नलिज्म, राइटर और ये फोटोग्राफी, ठीक है, एक्टर, ये सारे जितने भी प्रोफेशन होते हैं ना, सबका स्कोप है उधर, सबका स्कोप है। तो आपको एक फिक्स लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, या फिर मेरे को आर्मी में ही जाना है। मतलब किसी घर वालों से भी, घर से भी प्रेशर रहता है। अब आर्मी फैमिली के घर से प्रेशर रहता है कि उनका बच्चा एनडीए करे और फिर आर्मी ज्वाइन करे, कैसे भी, है ना। तो डॉक्टर के घर पे ज़्यादातर देखना अपना जो चला आ रहा है प्रोफेशन वही फॉलो अप करते हैं, फादर मदर का जो भी रहता है। तो ऐसे आपको लिमिटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशन दो ही फेमस है ना, मतलब
अब यूपीएससी बहुत हैवी पड़ जाता है, इतना पेशेंस चाहिए रहता है यूपीएससी के लिए। अगर यूपीएससी छोड़ दो और एमडीएस छोड़ दो, तो अगर 10th-12th वाले बच्चे बैचलर्स में कुछ चूज़ करते हैं, मतलब 12th के बाद जो बच्चा निकलता है वो आइदर डॉक्टर या फिर नीट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देता है IIT जैसे, है ना। तो मैं यही बता रहा हूँ कि स्टडी ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं आपके पास। फिर क्या होता है कि फॉरेन में आपको एक मतलब फिक्स्ड कोर्स स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया जाता है कि जैसे हमारे RJIT में था कि पिछले 15 सालों से जो कोर्स सेटअप कर दिए गए हैं सब्जेक्ट्स, वही आज भी पढ़ा रहे हैं वो, उसमें कोई चेंज नहीं है और आगे भी पढ़ाते रहेंगे 5-10 साल तक, है ना। पर वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे फिक्स है ही नहीं कुछ। आपने एडमिशन लिया कोर्स में, आप उसके हिसाब से जो सब्जेक्ट्स आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं वो आप चूज़ कर सकते हो। तो अपना कोर्स आप खुद डिज़ाइन करते हो उधर, ये फ्लेक्सिबिलिटी है उधर। तो मतलब आपके पास फ्रीडम रहती है, आप कैसा भी डिज़ाइन कर लो। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, अब आपको मैकाट्रॉनिक्स का पार्ट अच्छा लग रहा है कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT और कंप्यूटर साइंस में जाऊँगा, तो आप वो वाले सब्जेक्ट्स चूज़ करते जाओ। क्रेडिट्स, वहाँ पे क्रेडिट्स होते हैं, वो 120-190 क्रेडिट्स ऐसे कोर्स ऐसे रहता है वहाँ पर फॉरेन में। हाँ, तो वो क्रेडिट्स फिनिश करने रहते हैं, हमें सब्जेक्ट्स पास नहीं करने रहते उधर आप कोई भी सब्जेक्ट्स लेते जाओ, उसका एग्ज़ाम दो, क्रेडिट मिलते हैं आपको, आपके क्रेडिट ऐड हो जाते हैं, ऐसे करके आपको मास्टर्स होती है। तो ये मैकेनिकल वाला बंदा ये नहीं सीखेगा कि उसको हार्डवेयर में प्रोफेशन है, मतलब हार्डवेयर में ही फिक्स हो जाए वो, और नहीं, उसके पास सॉफ्टवेयर में मैकाट्रॉनिक्स चूज़ कर सकता है। वो अपने सारे सॉफ्टवेयर IT ये वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये चूज़ करके अपना फील्ड ही चेंज कर सकता है अंदर ही अंदर। और कहने को मैकेनिकल इंजीनियर था वो, पर वो IT वालों से अच्छा हो गया क्योंकि उसने अपना प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन किया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है उधर। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में फिक्स्ड है ना आपका। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, उनका प्री डिसाइडेड है। RGPV यूनिवर्सिटी है, उनका प्री डिसाइडेड, 15 साल से वही पढ़ा रहे हैं और आगे 10-5 साल वही पढ़ाते रहेंगे वो। तो ऐसा नहीं है वहाँ पे, ये स्टडी ये आप खुद डिज़ाइन करते हो अपना कोर्स। आप अपने प्रोफेसर के पास जाओ, उसको बोलोगे कि मेरे को ये सब्जेक्ट चाहिए, तो वो आपको थोड़ा टेस्ट कर लेगा कि आप उसके कैपेबल हो कि नहीं, और नहीं हो तो आपको फिर वो टाइम देगा कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, इस हिसाब से नेक्स्ट टेस्ट ले लूँगा। अगर उसमें उसे लगा कि हाँ आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कोई हार्ड टेस्ट दे रहा है, बस चेक कर लेता है आपको कि अगर इस सब्जेक्ट्स में जाने की चाहत रखते हो आप, तो आपके पास वो नॉलेज है कि नहीं, और मतलब पैशन है कि नहीं, है ना। तो फिर एक आती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत हाई है उधर, बहुत हाई। मतलब हमारे प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट की तो बात ही छोड़ दो, मैं तो मतलब सिर्फ काम चला रहे। गवर्नमेंट कॉलेजेस, जैसे मैं RJIT में था, 10 में से 3-4 इक्विपमेंट्स, 5 इक्विपमेंट्स खराब ही रहते थे हमेशा। तो क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे हम? एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो बुकिश नॉलेज लेके पास आउट हो गए। और ये RJIT की कहानी नहीं, ये इंडिया के हर गवर्नमेंट कॉलेज की कहानी है, अगर IITs NITs को छोड़ दिया जाए तो, है ना। आप किसी भी कॉलेज में जाएं, उनके 10 में से 5 इक्विपमेंट्स खराब रहते हैं। आप क्या मतलब, आपकी बढ़िया से वो डेडिकेटेड एक टाइम इंटरवल रखते हैं उसके लिए, लैब के लिए, और लैब के नाम पे आप उधर जाके अपना प्रैक्टिकल लिखेंगे और वापस आ जाएंगे, कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आपको मतलब आप अपना प्रोफेसर चूज़ कर सकते हो कि मैं इस प्रोफेसर से पढ़ूंगा। फिर आप पर्टिकुलर उस प्रोफेसर की, चाहे वो आपके डिपार्टमेंट का ना हो, पर आप उस पर्टिकुलर प्रोफेसर के पास जाके उसकी परमिशन लेके उसकी क्लास अटेंड कर सकते हो। और ये होता है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है इसमें। आपने एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में, आप उस यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी से लेके प्रोफेसर तक, लैब तक, कुछ भी एक्सप्लोर करो, फ्रीडम रहती है ये उधर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाला मैकेनिकल में नहीं जा सकता, मैकेनिकल वाला IT में नहीं जा सकता, सबके डिवाइडेड रहते डिपार्टमेंट, है ना। बंदे को फिक्स कर देते हैं इधर कि नहीं अब तो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। फिर आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है उधर। आपकी जो क्लासमेट्स रहते हैं, कलीग्स रहते हैं, वो स्पेन से आया हुआ रहता है, जर्मनी से आया हुआ रहता है, चाइना से, UK से, अफ्रीका से। तो डिफरेंट पर्सनालिटी, आपको उनका कल्चर पता पड़ता है कि इनका वे ऑफ लिविंग क्या है, ये कैसे रूटीन फॉलो करते हैं, क्या गलत है, क्या सही है ना। ये नॉलेज मिलती है आपको। आधे से ज़्यादा बिजनेस आइडियाज़ तो इस पर ही खड़े हो जाते हैं कि हमें दूसरे का कल्चर पता है, दूसरे की चीज़ें पता है क्या हो रहा है, और फिर हमें ऐसा लगता है नहीं यार हम इसमें ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।
वो शेयर करते हैं अपनी स्टोरीज कि हमारे यहाँ इसकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अफ्रीका में जाओ, उनके यहाँ प्रॉब्लम है, सही में अफ्रीका बहुत हमसे बहुत पीछे है कई साल। तो आज इंडियंस ही वहाँ पर सारा बिजनेस कर रहे हैं, पता होगा अफ्रीका में बड़े बिजनेसमैन सारे इंडियंस हैं। तो ऐसे ही रहता है। और हमारे यहाँ भी बड़ी कंपनीज के जो भी हेड हैं वो फॉरेनर्स ही हैं सारे ज़्यादातर। हाँ, फिर मतलब वहाँ पे क्या हर चीज़ का स्कोप है, हर चीज़ का स्कोप है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको फिक्स हो जाना है। आपको जो पसंद आ रहा है, आपको कॉलेज लाइफ में आपने मैकेनिकल में एडमिशन ले लिया, ठीक है, आपका मन नहीं लग रहा है, आप प्रोफेसर के पास जाओ कि मेरे को इसमें मन नहीं लग रहा है, मेरा चेंज करना है, मेरे को मैकेनिकल से मेरे को स्विच मारना है इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, किसी में भी। तो वो आपको यही पूछेगा, थोड़ा सा टेस्ट, आपका साइकोलॉजी टेस्ट लेगा कि कहीं आप डिप्रेशन में तो नहीं आ गए, मतलब डर तो नहीं गए किसी चीज़ से। अगर ऐसा नहीं है तो आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा। इतना इजी है, हमारे यहाँ इजी नहीं है ऐसा। और पता है कुछ भी नहीं लगता है, बस आपके पास जब आप 12th पास करें तो 3-4 चीज़ें रेडी होनी चाहिए। एक, अगर आपको यूएस जाना है, पर्टिकुलर यूएस, है ना, तो इसके लिए एग्जाम होता है सेट। ये एप्टीट्यूड इंग्लिश चेक करता है आपकी एप्टीट्यूड की नॉलेज और इंग्लिश, हाँ, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। बस आपको इसमें एक्यूरेसी लगती है क्योंकि टाइम कम होता है, तो कम टाइम में बहुत इजी से क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, बस एक्यूरेसी लगती है आपकी इसमें। और पर्टिकुलर यूएस के लिए होता है ये एग्ज़ाम। और अगर आप इसमें 1200 का होता है, टोटल 1200 मार्क्स का होता है ना, तो अगर आप इसमें स्कोर ले आते हैं 1000 के अराउंड, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है अच्छी खासी। तो अगर वो उस कॉलेज की फीस होगी मान लो 1 करोड़ फीस होगी, है ना, तो आपकी ये फीस कम हो जाएगी। स्कॉलरशिप अगर आप 1000 मार्क्स ले आए 1200 में से, तो आपकी ये फीस 50% हो जाएगी, मतलब 50 लाख। और अच्छा स्कोर कर दिया आपने तो खत्म ही हो जाएगी फीस, अगर आपने टॉप मार दिया उसमें। और कोई इतना मतलब खतरनाक एग्जाम नहीं होता है क्योंकि अवेयरनेस कम है ना, अवेयरनेस कम है। जितने लोगों को पता है वही एग्जाम में बैठ रहे हैं, वो भी नहीं बैठ रहे हैं। 12th वाला बंदा बैठता नहीं क्योंकि वो कहता है मैंने प्रिपरेशन नहीं की। हाँ, तो इसलिए स्कोप बहुत है सेट में, और सीधा यूएस में एडमिशन मिलता है, और यूएस की यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, ठीक है। अब यूएस में एक है टॉप आईवी लीग कॉलेजेस, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं यूएस में। ये 8 यूनिवर्सिटी हैं। ये 8 यूनिवर्सिटी सेट तो मांगती हैं, प्लस आपके अंदर एक यूनिक टैलेंट मांगती हैं जो वेरी रेयर है। या तो आप एथलीट होने चाहिए, आपने अपने एरिया में, मतलब आपका जो टैलेंट है उसमें कुछ यूनिक करना होना चाहिए। या तो आप एथलीट होने चाहिए, आप बहुत अच्छा राइटर होने चाहिए, आपकी बुक पब्लिश हुई हो पहले से, ठीक है। आप स्पोर्ट्स पर्सन हो जिसने स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे कुछ किया हो, तो ये इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्पेशल क्राइटेरिया लगता है। और ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप 8। इन यूनिवर्सिटी के सामने वर्ल्ड में कोई यूनिवर्सिटी नहीं लगती। बस ये यूनिक टैलेंट मांगती हैं कि आप में कुछ अलग होना चाहिए जो उनको कोई और ना दे पा रहा हो, ठीक है। और फिर ये तो था यूएस का। अब हम आ जाते हैं कॉमन सबके लिए, बाकी कंट्रीज के लिए। तो बाकी कंट्रीज के लिए कुछ नहीं, आपको 12th के रिजल्ट सारे 10th 12th के अच्छे मार्क्स चाहिए रहते हैं एडमिशन के लिए, 10th 11th 12th। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, आपको एक लैंग्वेज एग्जाम लगता है, तो वो टॉफिल ले लो चाहे आईएलटीएस ले लो, इन दोनों में से कोई भी एग्जाम चल जाएगा, टॉफिल आईएलटीएस। ये पहले बहुत चलता था टॉफिल, पर अब ये ज़्यादा चल रहा है आईएलटीएस। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप में से कोई बंदा फॉरेन जाने के लिए सोच रहा हो तो ये एग्ज़ाम देना है। ये एग्ज़ाम कुछ नहीं, इसमें 4
अलग अलग पार्ट से आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, मतलब आपको चेक किया जाता है, वही रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। इन 4 क्राइटेरिया में वो आपको टेस्ट कर लेते हैं और ये 9 बैंड्स का एग्जाम होता है, टोटल 9 बैंड्स का, 9 बैंड होते हैं हाईएस्ट। इसमें से आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, मतलब आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो 7 स्कोर करना रहता है, 7 इन ईच, 7 रीडिंग में, 7 राइटिंग में, 7 लिसनिंग में, 7 स्पीकिंग में। और बहुत इजी एग्जाम रहता है बहुत। अगर आप 12th पास किए हो तो ये एग्जाम क्रैक कर दोगे 2 महीने की प्रिपरेशन। इंग्लिश तो हमें आती है ना, इंग्लिश का टेस्ट है, सिंपल इंग्लिश का। ये सेट एप्टीट्यूड चेक कर रहा है, इंग्लिश चेक और हाई लेवल की इंग्लिश चेक कर रहा है, इसलिए ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, पर ये तो बेसिक एग्जाम। सर ये कौन सी कंट्री के लिए सर? सारी कंट्रीज के लिए आपको ये देना ही है, इसके बिना आप किसी कंट्री में नहीं जा सकते। ये लैंग्वेज क्राइटेरिया है। सर अगर यूएस में भी जाना है तो भी देना पड़ेगा? हाँ, हर जगह आपको ये एग्जाम देना ही है। यूएस के लिए ये स्पेशल हो जाता है, बाकी सारी कंट्रीज का ये यहाँ से शुरू है। तो सर आप जर्मनी कैसे पहुँचे सर? मैं जर्मनी है, टॉफल दिया, आइल्स दिया मैंने, जीआरई होता है हमारा, क्योंकि मैं बैचलर्स के बाद गया, तो मास्टर्स करने के लिए जीआरई होता है, जीमेट होता है, उसके थ्रू। तो आपने बैचलर कहाँ पे करी थी? बैचलर्स आरजीआईटी से, रुस्तम जी जो है, टेकनपुर में। मतलब इंडिया में? हाँ, इंडिया से बैचलर्स। फिर इसको दिया उसके हाँ, मास्टर्स। पर मैं क्या बोलूँगा, तुम इतना वेट मत करना। मतलब मेरे को रिग्रेट होता है आज कि मैं बैचलर्स में चला जाता तो आज डिफरेंट पर्सनैलिटी होता। तो तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम्हें फॉरेन निकलना है तो तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है। 12th में हो ना, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त चल रहा है ना? तो अगस्त, और ये क्या बोलते हैं, तुम्हारे एग्जाम कब होने वाले हैं? मार्च में। तो तुम इसको टारगेट कर लो, क्या बोलते हैं, मई में देने वाले हो या फिर जून में देने वाले हो। जून से ज़्यादा डिले मत करना, फिर वो गैप होता चला जाता है। जून में देने वाले हो, और फिर उनका सेशन आता है किसी भी यूनिवर्सिटी का जून में नहीं में, फिर हाँ, अगर आप जून टारगेट करोगे तो फिर अगला सेशन जो आता है वो आता है फेब और मार्च वाला, तो उस सेशन में एडमिशन मिलेगा जाके आपको। तो थोड़ा अगर पहले करके चलोगे ना, मान लो अप्रैल मई तक आपका ये एग्ज़ाम रेडी है, कोई मतलब एक्स्ट्रा प्रिपरेशन चाहिए ही नहीं आपको इस एग्ज़ाम के लिए। बेसिक एग्ज़ाम होता है इंग्लिश का। तो सर ये तो हो गया यहाँ से बाहर जाने के लिए। हाँ, लेकिन सर बेसिक फाइनेंशियल कंडीशन नहीं हो पाती, फाइनेंशियल जल्दी रह जाती है ना बाहर जाने का, रहने का। हाँ, वो बताऊँगा, उस पर आऊँगा। पहले मैं अभी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ तुम्हें, मतलब एग्जाम्स कौन से लग रहे हैं वो बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक। तो ये स्पेशल यूएस के लिए था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ वो हर कंट्री के लिए, ठीक है। तो फिर लगता है तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी कहते हैं इसको। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगता है, मतलब कुछ नहीं, एक 2-2.5 पेज का एक क्या कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करना रहता है कि मैं क्यों फॉरेन में स्टडी करना चाहता हूँ और मेरा क्या रीज़न है उसके पीछे, और मेरे फ्यूचर गोल्स क्या हैं, इसके बाद क्या करने वाला हूँ, और अभी तक मैंने क्या किया है, पूरी हिस्ट्री उसमें लिख देनी रहती है। कि इस वजह से मेरा मतलब बचपन में मेरे साथ मतलब थोड़े बहुत फेक भी लिखते ना कि मैं इससे मिला, इससे इंस्पायर हो गया मैं, और फिर इससे इंस्पिरेशन के बाद सोचा मैंने कि ये करूँगा मैं, मतलब ये प्रोफेशन परस्यू करूँगा मैं। तो ऐसे लिखना रहता है कि मतलब उसको इतना कन्विंसिंग होना चाहिए ये कि सामने वाला अगर आपका एसओपी पढ़ ले तो आपके मार्क्स अगर 10th-12th में कम रह जा रहे हैं तो भी आपको एडमिशन मिल जाए। तो ये बहुत बहुत मतलब ध्यान देने वाली चीज़ है एसओपी। और फिर इसके बाद लगता है एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये आपको प्रोफेसर देगा। आप जिस कॉलेज से स्कूल से पास आउट होंगे तो वो 2 एलओआर लगते हैं। तो 2 अच्छे प्रोफेसर से, एक तो अपने प्रिंसिपल से ले लो, है ना, और एक अपना जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हो और तारीफ कर दे थोड़ी उसमें, उससे ले लो। इनका भी मतलब वेटेज रहता है कि मतलब वो देखते हैं ना, रिकमेंड कर रहा है तुम्हारा प्रोफेसर, तुम्हारा प्रिंसिपल तुमको, तो फिर उसका वेटेज रहता है, मतलब हर चीज़ का वेटेज है। वो 100% पे इसको डिवाइड कर रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया है। जर्मनी सोलली तुम्हारा एकेडमिक देखता है। अगर 90% से अबव है तो ये एडमिशन देगा, नहीं तो नहीं देगा। पर बाकी कंट्रीज के संग ऐसा नहीं है। बाकी कंट्रीज इसको वेटेज देती हैं, पर जर्मनी सिर्फ परसेंटेज को वेटेज देता है, ठीक है। फिर
आपके ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट वो रहती है ना एक्टिविटीज एनजीओ और बाकी जो ज्वाइन कर लेते हैं एनसीसी और ये वो मतलब वॉलेंटियरशिप, तो ये वाले सर्टिफिकेट्स आपका वेटेज बढ़ा देते हैं एप्लीकेशन का। तो ये कोई मेरे को नहीं लगता हार्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर सकते हो ना 12th तक जब तक आओगे। आपको एसओपी मतलब एसओपी में ये बताना है कि मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ इस कोर्स में, मैंने अभी तक क्या किया है। तो मतलब एक फ्लो रहता है ऊपर से लेके नीचे तक, वो फ्लो दिखाना रहता है। हाँ मैं इस चीज़ से इंस्पायर्ड हो गया था, इसके बाद मैंने थोड़ा इसको डिग आउट करना शुरू किया। डिग आउट करने के बाद मेरे को पता पड़ा ऐसा होता है, फिर मैंने सोचा कि नहीं अब मैं अपनी स्टडीज़ भी इसमें परस्यू करूँगा, तो मैं इसमें एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। और इसके बाद मेरा 5 साल मतलब पास आउट होने के बाद मैं क्या करूँगा, कौन सी कंपनी ज्वाइन करने की इच्छा रखता हूँ, वो सब इसमें शो होना चाहिए एसओपी में। एलओआर में कुछ नहीं, बस आपका प्रोफेसर आपकी तारीफ कर दे कि मैं इस बंदे को रिकमेंड कर रहा हूँ और ये ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है हमारे कॉलेज का, हमारे स्कूल का, और पैशन है इसके अंदर कुछ चीज़ को पाने का, और ये वो तारीफ करेगा आपकी एलओआर में, ठीक है। और फिर ये तो आप एनजीओ मतलब सब ने कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज्वाइन कर ही रखी होती हैं, वॉलेंटियरशिप कुछ भी चलता है ना। तो ये तो से सारे टीसीएस वाले भी होते हैं कि बायो वाले भी हो सकते हैं? ये सबके लिए है, सबके लिए कोई टीसीएस नहीं, कोई बायो नहीं। सर आपने ही बनाया था सर एसओपी वाला? क्या? हाँ बिल्कुल। सर एलओआर 2 चाहिए रहती है। एलओआर 2 चाहिए रहते हैं। एक आपका प्रिंसिपल से ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो दोनों आपके टीचर के चले जाते हैं, प्रोफेसर जो कॉलेज में रहता है, पर आप जितनी हाई पोजीशन से लोगे उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इजी रहते हैं, बहुत इजी। आप अगर गूगल पे एसओपी डालोगे तो आपको मिल जाएगा कि फ्लो कैसे तैयार करते हैं उसका। तो वो अपने वर्ड्स में अपना ओपिनियन रख के मतलब अपने आप को रख के पूरा तैयार कर लो एसओपी। एलओआर से वो आपको प्रोफेसर देगा, तो प्रोफेसर आपको पता नहीं क्या लिख दे, इससे बढ़िया है कि खुद लिख लो और उससे जाके साइन करा लो उसमें ठीक है, उसके लेटर हेड पे स्कूल के एनजीओ ये सर्टिफिकेट तो हमें मिल ही जाएंगे कहीं से। तो बस बहुत ईजी रहता है। ये है कि हम कैसे जाएंगे फॉरेन। अगर आपने इतना कर लिया तो आप फॉरेन के लिए रेडी हो। अब आपका एप्लीकेशन का बचा है, बस अब आपका एप्लीकेशन करना बाकी है यूनिवर्सिटीज में बाकी। तो मेरे को लग रहा है इसमें ये आप कर लोगे इजीली। अगर 3-4 दिन अच्छे से बैठ गए ये आप कर लोगे, ये भी कर लोगे आप। और ये आपके पास होता ही है क्योंकि सबने वॉलंटियरशिप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करी रखी होती है स्कूल टाइम में। और वैसे ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि है ना, क्योंकि इसमें स्पेशल प्रिपरेशन लगती है। क्या होता है, किसी की रीडिंग अच्छी होती है, किसी की राइटिंग अच्छी होती है, किसी की स्पीकिंग अच्छी होती है। बस ऐसा कोई बंदा नहीं होता जिसके चारों जो क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स है वो एकदम ब्रिलियंट हो, है ना। तो मेरे को तो इसमें बहुत टाइम लगा था राइटिंग में, है ना। तो मतलब क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश कर लेता है बंदा, मैंने लिसनिंग आती है, रीडिंग और राइटिंग थोड़ा टफ पड़ जाता है। रीडिंग मतलब सिंपल रीडिंग नहीं आता, थोड़ा हाई लेवल का रीडिंग आता है, तो प्रिपरेशन लगती है उसमें। तो इसको तुमने 2 महीने दे दिए तो तुम्हारे पास 7 बैंड्स लाने, ये टारगेट बना लेना। 7 बैंड से अगर नीचे आए 6.5 तो फिर से एक बार एग्जाम दे देना। 12,000 का होता है, 12,000 रुपये लगते हैं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है अगर हम देखें तो फॉरेन की फीस से, है ना। क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका रिटर्न तो फिर डिफरेंट आने वाला है। ये आपका इन्वेस्टमेंट है अभी जो आप यहाँ पे इंडिया में करोगे फीस के फॉर्म में, और यहाँ कर रहे हो एग्जाम फीस के फॉर्म में। ये जो एग्जाम टॉपिक का ये लगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया आपका, यहाँ तक रेडी हो गया। अब आप हाँ, अब किसी ने क्वेश्चन पूछेगा। आईटी कॉलेजेस, हाँ कॉलेजेस सर, कॉलेजेस कौन सा चाहिए? कॉलेजेस में बताता हूँ। जैसे आपने बहुत प्रिपरेशन करी, बहुत यहाँ पे अच्छा खासा IIT एडवांस दिया, और फिर भी आप रह गए मान लो IIT कॉलेज तक रह गए। अगर आप इंडिया के IIT तक पहुँच रहे हो ना वो एग्जाम देके, तो आप फॉरेन का टॉप 200 कॉलेज पा लोगे अगर उतनी मेहनत कर ली तो। जितनी आप IIT तक जहाँ पहुँचोगे वो उस मेहनत में आप फॉरेन का टॉप 200 यूनिवर्सिटी में चले जाओगे। ये बहुत
मतलब हर किसी के लिए वेरी करता है ये, कंट्री का सिलेक्शन, कॉलेज का सिलेक्शन। अब बताओ तुम्हें कौन सी कंट्री जाना है? कुछ तो होगा, मतलब कोई भी कंट्री। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तुम्हें कौन सी कंट्री जाना है? बोलो। कनाडा। कनाडा। क्यों जाना है ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया सर नहीं मतलब क्या करना है ऑस्ट्रेलिया में? सीए वगैरह। ऑस्ट्रेलिया में चार्टर्ड अकाउंटिंग का स्कोप हैवी है, सर्विस सेक्टर है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया इंजीनियरिंग के लिए फेमस नहीं, सर्विस सेक्टर है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया वाले जाते हैं। सही बोला आपने, बच्चा छोटा है पर नॉलेज है उसे। और कोटा भी है सर, सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चा है। तो सर्विस सेक्टर है ऑस्ट्रेलिया, तो उधर जिनको होटल इंडस्ट्री में जाना रहता है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जाना रहता है, मतलब सर्विस सेक्टर है, तो वही सीए वाले बंदे इसके लिए फेमस है वो। अब किसी ने कुछ बोला था कनाडा के लिए जाना है। सर एजुकेशन अफसर मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। सर एजुकेशन हब है, और कनाडा वाइडली फेमस इसलिए है वर्ल्ड में क्योंकि कनाडा पीआर बहुत जल्दी देता है। मतलब जो बंदे सेटलमेंट देखते हैं इंडिया के बाहर कि नहीं मेरे को अब इंडिया वापस नहीं जाना, सेटल हो जाना, तो आपने मास्टर्स करी और तुरंत बंदे पीआर के लिए अप्लाई कर देते हैं और इजी पीआर है। और बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं कनाडा में, हाँ। तो ऐसा रहता है। अब ये जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है, ये पहले यूनिवर्सिटी नहीं, पहले कंट्री सिलेक्ट करनी चाहिए हमें। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले हमें कंट्री सिलेक्ट करनी चाहिए कि हाँ इस कंट्री जाना है मेरे को, फिर यूनिवर्सिटी उसकी टॉप फोकस करनी चाहिए। तो अगर आपकी कंट्री डिसाइड हो गई ना, तो फिर आप क्या ये नैरो डाउन करने की प्रोसेस है। मतलब हमारे पास इतना सारा है पर हमको आना एंड में एक ही चीज पे है, तो ये पूरा हम नैरो करते जाएंगे ना सारी चीजें कि कंट्री सिलेक्शन हो गई हमारी, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो गई हमारी, अब यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन हो गई हमारी, हमने एप्लीकेशन भेजी, हमारे एक्सेप्टेंस आ गए, अब उन एक्सेप्टेंस में हमने बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो चूज कर ली। तो ऐसा रहता है। तो कंट्री सिलेक्शन मेरे को ऐसा लगता है कि 11th क्लास में जब आप आओ 10th वाले, तो आपको हो जाना चाहिए। और आप जो 12th वाले हो नहीं सुनते अब्रॉड, वही तो कंट्री बता रहा हूँ। अब्रॉड जाने के लिए, बाहर जाने के लिए अब्रॉड वर्ड यूज करते हैं, कंट्री नहीं है कभी। मतलब बाहर जाने के लिए जो भी कंट्रीज हैं इंडिया के बाहर की, उनको अब्रॉड बोलते हैं। हाँ, तो इसलिए हम कंट्री चूज कर लें। और 12th वाले हैं वो 12th वाले दिसंबर तक कंट्री चूज कर लें। सर अभी सबको फीस सबका हर्डल है ना। सर आईटी के लिए सर कॉलेज वो कंट्री कौन सी अच्छी है सर? राइटिंग के लिए, आईटी के लिए आईटी के लिए सारी कंट्रीज अच्छी हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा छोड़ के। ऑस्ट्रेलिया मत जाना, कनाडा अच्छी है, यूके मत जाना आईटी में करना है तो। यूके में थोड़ा सर्विस सेक्टर है, ऑस्ट्रेलिया में सर्विस सेक्टर है, पर जितनी भी इंजीनियरिंग कंट्रीज हैं, जर्मन हार्डकोर इंजीनियरिंग है, जर्मनी हार्डकोर इंजीनियरिंग, तो जर्मनी से आप आईटी करोगे तो बेस्ट है, यूएस से आईटी करोगे बेस्ट है। यूएस में आईटी को मतलब सबसे हाई पेइंग जॉब है, आईटी वाले बंदे सबसे अच्छा कर रहे हैं यूएस में। यूएस में एक ही प्रॉब्लम है, आईडी में तो आयरलैंड वगैरह भी होता है। आयरलैंड अभी कुछ दिनों से इतना फेमस हो गया है, कुछ कहो नहीं। मतलब आयरलैंड को अभी हम अगर पिछले 3-4 साल देखें तो कोई देखता ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं लगता था, और अभी पिछले 2-3 साल से इतना फेमस ऑप्शन हो गया है आयरलैंड। उसकी यूनिवर्सिटीज है टॉप 2, यूसीडी और टीसीडी। अभी आयरलैंड सीएसआईटी के लिए क्यों फेमस हुआ? क्योंकि फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर की, उन्होंने अपने हेड ऑफिस आयरलैंड मूव कर दिया, क्योंकि उनको यूरोप का एक्सेस मिल गया आयरलैंड के थ्रू। आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है ना, इसलिए तो उनको फॉर्च्यून 500 कंपनीज के हेडक्वार्टर सॉफ्टवेयर कंपनीज के उधर मूव हो गए आयरलैंड में। तो अब इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं आयरलैंड में सॉफ्टवेयर की, कुछ कौन है। और ये यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी, ये 160-150 रैंकिंग होगी इसकी, और इसकी होगी 190 के अराउंड। वही फेमस यूनिवर्सिटीज हैं आयरलैंड में, और दोनों बेस्ट यूनिवर्सिटी। इसमें अगर आपको मतलब क्राइटेरिया हैवी लगता है, आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। मेरे को नहीं पता इसमें बैचलर्स है कि नहीं, पर हाँ तो लोग एक्सप्लोर कर लेना जो जिनको भी बैचलर्स करना है 12th के बाद। तो ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और बाकी NUI गॉलवे है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड, ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो। कॉक यूनिवर्सिटी है। मतलब ये भी कमेंट करूँगा मैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी देखना जो भी देखना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी मत देखना।
आयरलैंड थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। आयरलैंड यूके से एक्सपेंसिव है, जर्मनी से मतलब यूरोप से भी एक्सपेंसिव हो जाता है आयरलैंड, पर हाँ कंट्री बेस्ट है, पे भी अच्छा है और लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई है। तो हाँ, कहाँ से कंट्री सिलेक्शन पे, तो कंट्री सिलेक्शन एक बार हो गया, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज देखनी है। तो आयरलैंड की मैंने अभी आपको बता दिया, आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज फेमस है, यूसीडी, टीसीडी, एनयूआई देख सकते हैं आप। और बाकी मैं भूल रहा हूँ, डबलिन बिजनेस स्कूल है, डीबीएस करके, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, पर ये टॉप है। अगर इनका उन्होंने आपको मिल गया ना, लाइफ सेट है, क्योंकि आपको जॉब मिलनी है वहाँ, और सॉफ्टवेयर में एडमिशन लेना है आयरलैंड। ठीक है, अब हम आते हैं जर्मनी पे, क्योंकि सबका पता है इशू क्या रहता है, मतलब कोई फॉरेन क्यों नहीं जाता, या फिर सबसे पहला दिमाग में क्या आता है, फीस है ना, क्योंकि फीस बहुत हैवी पड़ जाती है, हर किसी के बस के, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे बस की बात नहीं होती इतनी फीस भरना, है ना। पर जर्मनी के संग ऐसा बिल्कुल नहीं है, पता है। आप 12th पास किए, जर्मनी में क्या 13 ईयर्स की एजुकेशन होती है, हमारे यहाँ 12 ईयर्स की होती है, जर्मनी में 13 ईयर्स की, 13 ईयर्स की होती है। अब वो 13 ईयर्स और हम लोग 12 ईयर्स पढ़े होते हैं, तो वो क्या है, आपको एक साल एक्स्ट्रा पढ़वाते हैं उधर, आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं देते यूनिवर्सिटी में। आप उधर जाओगे, आपको बोलेंगे कि एक साल पढ़ो, फिर आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का उन्हीं की लैंग्वेज में जर्मन में टेस्ट लेंगे, वो आपको एक साल जर्मन पढ़ाएंगे पहले, ठीक है। और देखेंगे कि अगर आप जर्मन सीख चुके हो अच्छे से, फिर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी टेक्निकल वर्ड्स रहते हैं वो जर्मन में सीखने पड़ जाएंगे, फिर आपको टेस्ट लेंगे वो जर्मन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का। ये मतलब जो भी आपको करना हो, जैसे मैं मैथ्स इंजीनियरिंग वालों के लिए बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग वाले अगर 12th के बाद जाएंगे तो पीसीएम चूज कर रहते हैं वो, तो आपको वो, क्योंकि जर्मनी में इसलिए जर्मन में है ये सारा टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, क्योंकि बैचलर्स प्रोग्राम जर्मनी में सारे जर्मन लैंग्वेज में ही है। जर्मन थोड़े से मतलब रिलक्टेंट हैं, वो अपना ग्लोबल अपने आप को करना नहीं चाह रहे, उनको थोड़ा प्राउड है अपने आप में, एरोगेंट है कि नहीं हम बेस्ट हैं वर्ल्ड में और हम जैसा कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो वो अपने आप को ग्लोबल करना नहीं चाह रहे हैं, मतलब वो अपनी लैंग्वेज को पकड़े हुए हैं। इंग्लिश पसंद नहीं है। हाँ, नहीं इंग्लिश आती है उनको, सब आता है, पर बोलना नहीं चाहते बिल्कुल। सर आपको आती है सर जर्मनी? आपको फ्लुएंट नहीं है, पर हाँ समझ आती है भाई, 3 साल रहा मैं जर्मनी, तो मैंने सर दिक्कत आती है सर उधर सर बातचीत करने में सर जर्मन? डिपेंड करता है कौन सी सिटी हो, जैसे बर्लिन, मैं बर्लिन था, बर्लिन बहुत ग्लोबल सिटी है जर्मनी की, बहुत ग्लोबल, मतलब सारे इमिग्रेंट्स दूसरी कंट्रीज से आके बर्लिन में बैठे हुए हैं ज़्यादातर, है ना। और मतलब मेरे हिसाब से तो ग्लोबल सिटी है बर्लिन, रहने के लिए ज़बरदस्त सिटी है, कोई दिक्कत नहीं। पर बाकी सिटीज़ में जाओगे आप, छोटे गांव में चले जाओगे तो उधर तो परेशान हो जाओगे अगर आपको जर्मन नहीं आती तो, इसलिए क्या बोलते हैं। पर हाँ फ्री में एजुकेशन दे रहा है ना, तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि और कंट्री 50 लाख 40 लाख फीस लेनी है। तो कुछ नहीं, आपको 12th पास करनी है, 12th पास करने के बाद ये जर्मनी का स्पेशल बता रहा हूँ है ना। तो आपको 12th पास करने के बाद आप 12th करे होते हो, जर्मनी में एजुकेशन जो होती है 13 साल की होती है, इसलिए आपको 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं स्टूडी कॉलेज। यह आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें 1 साल पढ़ाने के बाद वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के एग्जाम ले लेंगे आपसे। अगर आप वो एग्जाम उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देते हो, उनमें आपको बैचलर्स में एडमिशन दे देंगे फ्री में, कुछ भी नहीं देना आपको फीस, है ना। और अब आया आपका पार्ट टाइम का, पार्ट टाइम मतलब वो क्या बोलते हैं लिविंग एक्सपेंस का, कि ये तो कॉलेज तो फ्री हो गया आपका, पर रहना खाना कहाँ से आएगा आपके पास, है ना, वो आएगा पार्ट टाइम जॉब से। तो आप करोगे पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि कॉलेजेस रहते हैं मोस्टली 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन, 3 दिन करोगे आप पार्ट टाइम जॉब, 4 घंटे 5 घंटे जिसका जो है ना, तो वहाँ से आप अपना लिविंग इजीली अर्न कर सकते हो, इजीली। इसलिए फॉरेन हुआ करता था बड़े लोगों के बस की बात, अब नहीं है, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। हाँ फ्री पूरा 300 यूरो लेंगे आपसे, 300 यूरो मतलब 25,000 रुपये समथिंग, हाँ वो लेंगे, क्योंकि वो आपको उसमें भी सेमेस्टर टिकट देते हैं आपको, कि मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए आप बस यूज़ करें, उनकी ट्रेन यूज़ करें फ्री में, पूरे सिटी में एक्सेस, 25,000 एक साल निकल लेगा। 6 महीने, पूरे 25-30 हज़ार में आपके 6 महीने निकल जाएंगे।
तो 1 लाख रुपए में आपकी 4 साल निकल जाएंगे वहाँ पे। वैसे 3 साल की बैचलर्स होती है, तो भाई 75,000 में 3 साल निकल जाएंगे वहाँ। इतनी फीस देनी है आपको, बस आप ये कॉलेज को देनी है 75,000 आपको। बाकी आपको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस के लिए पार्ट टाइम करना है। तो पार्ट टाइम के लिए कौन कौन सी जॉब्स हैं? पार्ट टाइम के लिए हम मैकडॉनल्ड्स, फूड डिलीवरी, जो हमारे जोमेटो और स्विगी है ना, ये मैंने खुद ने उसमें किया था लीफ्रांडो में। वहाँ पे लीफ्रांडो फूड डिलीवरी, तो उसमें 3 महीने मैंने जॉब की थी पार्ट टाइम अपना लिविंग एक्सपेंस के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं उधर। मैकडॉनल्ड्स हुआ, बर्गर किंग हुआ, KFC हुआ, इजीली जॉब रहती है। स्टूडेंट्स के लिए ही होती हैं वो सारी जॉब्स, क्योंकि पार्ट टाइम रखते हैं ना वो सब। स्टूडेंट ज़्यादा काम नहीं कर सकते, सिर्फ उनके पास फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन रहते हैं जर्मनी में। तो तब आप पार्ट टाइम करो, इजीली आपका लिविंग एक्सपेंस निकल के आता है। 1 आवर का आपको 11 यूरोस पे करते हैं वो, मतलब ऑलमोस्ट 950 रुपीज़ 1 घंटे में। काफ़ी है ना, उधर भी काफ़ी है ना। तो ये आपकी जर्मनी में बैचलर्स हो जाएगी 75,000 रुपये में। ये आप कॉलेज को दोगे 75,000, और पार्ट टाइम आप अपना वो लिविंग एक्सपेंस पार्ट टाइम से निकाल लोगे, है ना। 3 साल की हो गई, ये 75,000 3 साल की हो गई। हाँ 3 साल, क्यों 3 साल की बैचलर्स है वो। 3 साल की है। हाँ अब 3 साल में भी बात आई कि हर कोई बंदा 3 साल में तो जर्मन बैचलर्स निकाल नहीं पाता, क्योंकि जर्मनी स्टैंडर्ड हैवी है, मतलब हवा निकाल देता है। हर किसी के बस की बात नहीं है वहाँ पे मास्टर्स बैचलर्स परस्यू करना। बहुत डेडिकेटेड रिसर्च प्रोग्राम्स रहते हैं उनमें, है ना। तो 3 साल में बच्चे 4 साल ले लेते हैं इसको करने में। पर फीस आपकी इतनी लगेगी 75, फीस नहीं लेंगे वहाँ से। हाँ, क्योंकि वो हो नहीं पाता, क्योंकि एक तो लैंग्वेज डिफरेंट है। आप यहाँ पे इंग्लिश पढ़े हो, हिंदी पढ़े हो, है ना। तो आपको 1 साल में आपको इतना तो है नहीं, आपने बस मैनेज कर पाए कॉलेज में एडमिशन के लिए, इतनी लैंग्वेज सीख ली आपने। पर फिर भी आपको 3 मतलब कॉलेज में पहुँचोगे, कुछ नए टर्म्स मिलेंगे, बुक पूरी जर्मन्स में होंगी, तो 6 महीने तो समझने में लग जाएगा, यार ऐसा है, ऐसे एग्जाम्स होते हैं। फिर आप 6 महीने थोड़ा सेटल होंगे, तो 3 साल के आपको 4 साल लग जाएंगे। और वहाँ पे कॉमन है, जर्मन्स को भी लग जाते हैं 4 साल। तो हम थोड़े स्टूडियस ज़्यादा होते हैं, तो हम 4 साल में लैंग्वेज बैरियर होने के बाद भी कर लेते हैं, और वो थोड़े लेजी होते हैं तब वो 4 साल में करते हैं आराम से। वो 6 महीने काम कर 6 महीने पढ़ते हैं, फिर 2-3 महीने का ऑफ ले लेते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, घर मम्मी पापा के पास चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर ज्वाइन कर लेते हैं कॉलेज, ऐसे चलता है। और वहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी है, वो पुश नहीं करते आपको। जैसे मेरा मास्टर्स 2 साल का था, तो मैंने 2.5 साल में फिनिश किया, तो वो पुश नहीं करते। मेरे कुछ दोस्त हैं अभी भी उसी कोर्स में एडमिटेड हैं, चल रहा है उनका मास्टर्स, तो आपको पुश नहीं करते। आपका ऐसा नहीं है कि 2 साल के अंदर हो जाना चाहिए, और उसको बैकलॉग भी नहीं बोलते, है ना। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि उन्होंने 1 साल पढ़ा, अब 1 साल जो पढ़ा ना वो इम्प्लीमेंट कराते हैं इंडस्ट्री में जाके, इंटर्नशिप किसी के भी थ्रू जाके इम्प्लीमेंट कराते हैं कि हाँ, फिर वहाँ से नई नॉलेज ले आते हैं कंपनी में जाके नई नॉलेज ले आते हैं। तो फिर वो नई नॉलेज आके कॉलेज में मतलब फिर उस पर और रिसर्च करते हैं और डिग आउट करते हैं उस चीज़ को, है ना, कि ये अच्छा लगा मेरे को, अब मैं यही करूँगा और इस पर ज़्यादा ध्यान दो। मैंने आपको बताया ना, वहाँ पे कोर्स हम स्ट्रक्चर करते हैं, वहाँ से प्री डिसाइडेड नहीं रहता कि ये हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो हम सब्जेक्ट चूज जैसे करते जाते हैं, वही उसी डायरेक्शन में हमारा कोर्स स्ट्रक्चर मोल्ड होता जाता है। तो ऐसा होता है, वो 1 साल काम करके आते हैं, फिर 6 महीने का ऑफ ले लेते हैं, फिर 1 साल पढ़ लेते हैं, 1 साल पढ़ लेते हैं, और फिर देखते हैं कि हाँ उनको हो पा रहा है, मैनेज कर पा रहे हैं, तो ठीक है। क्योंकि वहाँ पे पता है ना, हमारे जैसा नहीं है, हमारे जैसा सिस्टम नहीं है कि हमारे माँ बाप हमें जब तक हमारी जॉब नहीं लग जाती तब तक पालते हैं, ऐसा नहीं है। उधर 18 साल 17 साल के बाद लात मार देते हैं, घर से जाओ अपना कमाओ और अपना खुद ही मैनेज करो। और अगर हमारे घर में भी रह रहे हो, माँ बाप घर में भी रख रहे हैं एक रूम में, तो उसका रेंट लेने लग जाता है बच्चे से, तो वो उसको अर्न करके लाना पड़ता है। तो बच्चा 18 साल से पैसे कमाने लग जाता है 17 साल से, और उसको समझ हो जाती है बिजनेस की, इसलिए वो थोड़े हमसे ऊपर हैं, और हम वही 25 से 26 पे आके कमाना शुरू करते हैं, है ना। इसलिए उनके स्टार्टअप्स जो CEOs डायरेक्टर्स रहते हैं बहुत कम एज के रहते हैं,
क्योंकि वो बचपन से ये सब कुछ मैनेज करना सीख लेते हैं, फाइनेंस ये सब। तो फिर क्या बोलते हैं, तो ऐसे उनका 3 साल निकल जाते हैं। 3 साल की डिग्री 4 साल में होती है। पर हम स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, हम सोचते हैं यार पढ़ लो, पैसे तो आदमी में कमा लेंगे, पैसे तो माँ बाप भेज ही रहे हैं, है ना, 1 साल का और मंगा लेते हैं। तो इसलिए हमारी ऐसे 4 साल हो जाती है, पर दोनों की सेम डिग्री 3 साल की 4 साल में निकल पाती है। फिर इसके बाद आप 4 साल में इतने ब्रिलियंट हो चुके होते हो कि आपको एक तो जर्मन आती है ना, क्योंकि आपने जर्मन में बैचलर्स की। उसके बाद क्या बोलते हैं, आपको नॉलेज है, आपने जो पढ़ा, बस फिर आप जर्मनी में आप नेटिव जर्मन के बराबर हो और उससे अच्छे हो, क्योंकि आप स्टूडेंट, आपने पढ़ाई ज़्यादा की ना, और वो थोड़ा आराम से डिले करता रहा चीज़ें। तो आपके कंपटीशन में जो बच्चे बैठेंगे ना, आपके क्लासमेट्स भी होंगे, आप उनमें बेस्ट होंगे। इंडियंस स्टूडेंट्स रहते हैं, लेबोरियस रहते हैं, वो अलग कर देते हैं, ऐसा है। तो जर्मनी में आपको कितना एक्सपेंस हुआ पूरा ऊपर? सिर्फ पता कितना एक्सपेंस हुआ? शुरू में 10 लाख रुपए, क्योंकि ये आपको जर्मन गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि मेरे अकाउंट में इतने रुपए हैं जाने से पहले। ये जर्मन गवर्नमेंट मांगती है कि हमें अपनी तो हमें अपनी कैपेबिलिटीज दिखाओ कि क्या बोलते हैं कि आप वहाँ पे अपना लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब लिविंग मेंटेनेंस उठाने के काबिल हो। तो 10 लाख रुपए आपसे जमा करवा लेते हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद तो आप वीज़ा आ जाता है आपका, आप चले जाते हो उधर, फिर तो आपके ऊपर है। आप स्टूडेंट कॉलेज ये थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि आप इंग्लिश और हिंदी पढ़े होते हो, वो आपको पहले जर्मन पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़नी होती है। सर हम लोग ऑलरेडी सर यहाँ से ही पढ़ के जाए सर, जर्मन है ना, बेस्ट है वो, पता है। पर उसमें ये रहता है कि आप फ्लुएंट नहीं हो पाओगे। आप जर्मन यहाँ से पढ़ के जाओगे, आप लिखना सीख लोगे, पढ़ना सीख लोगे, और बोलना नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बोलने के लिए एटमॉस्फेयर हमें वो चाहिए रहता है सेम। और फिर हमारे इतना डेडिकेशन नहीं पाया जाता कि तुम दोनों जर्मन सीख रहे हो और तुम दोनों बात हिंदी में करोगे, पता है, जर्मन में नहीं करोगे, टाइम में सीख साथ में करना है। तो हम सब कुछ कर लेते हैं यहाँ से मैनेज, और अच्छा है। अगर किसी के माइंड में है जर्मनी जाने का, तो अभी से जर्मन लगा लेना, है ना। तो मतलब हमें रीडिंग राइटिंग लिसनिंग तो आ ही जानी चाहिए, है ना। बाकी स्पीकिंग तो हमें एटमॉस्फेयर मिलने के बाद ही आती है वो, क्योंकि हम सब इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े होते हैं, पर फिर भी 12th तक फ्लुएंट नहीं हो पाते इंग्लिश में, है ना। वो इसी वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं मिलता हमारी सिटी में। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अच्छा है कि आप इंडिया से जर्मन, अगर आपकी जर्मनी आपके माइंड में है तो इंडिया से सीख कर जाएं जर्मन। सिर्फ यही ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जो आपको को बिना एग्जाम के फ्री एजुकेशन दे रही है, जर्मनी। बाकी आपसे 50 लाख मिनिमम आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा आप किसी और कंट्री जाओगे तो, इस एग्जाम के साथ। अगर आपने ये सेट दे दिया तो ये यूएस में लगता है। फिर अगर सेट के साथ आपके पास यूनिक एबिलिटी है, जो कि मैं बता रहा था, आप अच्छे राइटर हो, आपने बुक पब्लिश की है, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, या फिर आपने जो भी आपका टैलेंट है उसमें आप यूनिक हो, है ना, तो सेट प्लस ये यूनिक टैलेंट आपको आईवी लीग पहुंचा देगा। ये बेस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप 8 बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड में। फीस रहती है, अगर मैं मतलब खुद से आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेट दो, सेट देने के बाद आप क्या बोलते हैं अप्लाई करो, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। 1 करोड़ पड़ती है बैचलर्स की फीस उधर यूएस में, 1.5 करोड़, है ना। पर अगर आपको 50% स्कॉलरशिप आ जाती है ना, 50% और 75%, तो वही आपकी 1 करोड़ है, 75% स्कॉलरशिप आ गई, 25 लाख आ गई आपकी फीस, है ना। 25 लाख आने के बाद 25 लाख आपका ये आईवी लीग का एडमिट देख के या फिर टॉप यूनिवर्सिटीज का एडमिट देख के कोई भी बैंक आपको उतना लोन इजीली प्रोवाइड कर देगा। इतना वेटेज है टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में। टॉप 200 यूनिवर्सिटीज का एडमिट अगर आपके हाथ में है, कोई भी बैंक आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देगा। और फिर वो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको 2 साल नहीं लगेंगे लोन वापस करने में, 2 साल नहीं लगेंगे उसके बाद। अगर डेडिकेटेड रहे, आप डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, और डेडिकेटेड रहते हैं हम इंडियंस, क्योंकि हमें पता होता है माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है और लोन पटाना है वापस, वहाँ जाकर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सर पे
तो हमें वो करना ही रहता है और कर देते हैं। मतलब मिडिल क्लास के साथ ऐसा काम है कि वो मक्कारी नहीं करते लग रहा है, डेडिकेटेड रहते हैं, अच्छा करते हैं तो जॉब मिल जाती है। किसी को कोई क्वेश्चन? सर जो जर्मनी में जो 10 लाख पे करने होते हैं वो किसको पे करने होते हैं? वो आपको किसी को पे नहीं करने हैं, आपको अपने अकाउंट में रखने हैं। गवर्नमेंट को दिखाना है अपना अकाउंट बैलेंस जाके कि मेरे अकाउंट में 10 लाख ब्लॉक करवा दिया मैंने और ये मेरे खर्चे के लिए हैं। प्रूफ सर प्रूफ कि ये मेरे खर्चे के लिए है, मैं उधर जाके कर इसी सकता से हूँ। अपना खर्चा चलाने वाला हूँ। तो सर फिर उधर जाके खत्म हो गए तो नहीं उधर जाके अरे पार्ट टाइम है आपके पास, उधर जाके खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सर करने के लिए सर पार्ट टाइम तो जॉब बेसिक हाँ, है सर। उधर जाके पार्ट टाइम जॉब करनी है तुम्हें स्टार्ट, है ना? तो करनी क्यों है? बस रखे रहेंगे आपके, आप उससे काम करने के बाद सर यूज करेंगे ना उन्हें। बस ये उनको प्रूफ देना पड़ता है कि मैं कैपेबल हूँ अपना एक्सपेंडिचर उठाने। सर क्योंकि सर वो थोड़ा हाई लेवल है ना सर। हाँ? उधर मतलब सर ज्यादा वो है। हाँ, एक्सपेंडिचर हैवी है, तो मतलब वो ये चाहते हैं तुम जर्मन गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी ना हो, मतलब आप उन पे बोझ ना बनो। ऐसा ना हो कि आप उधर उनकी कंट्री में चले गए, उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं रहे हो और उसके बाद कह रहे हो कि मेरे को पेंशन दो। मतलब वहाँ पे आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको पेंशन देती है गवर्नमेंट, पता है आपको? जैसे जॉब चली गई ना आपकी, कोरोना में कई लोगों की जॉब चली गई वहाँ पे, उसके बाद अगर आपने कुछ ईयर्स काम किया है, 4-5 साल जर्मनी में, तो वहाँ से फिर गवर्नमेंट आपको पेंशन पे करने लगे होगी। तो वहाँ पे हर एम्प्लॉय को, भिखारी को भी पेंशन बन रहती है वहाँ पे। तो मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स हैं। जर्मनी बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, जो छोटे मोटे झटकों से तो हिल नहीं रही। कोरोना में उन्होंने मतलब अपने सारे एम्प्लॉयज़ को घर बैठे सैलरी दी है, ऑनलाइन सर पूरी सर मेरी पूरी फुल सैलरी, कुछ भी डिडक्शन नहीं हुआ। डॉक्टर्स को बोला कि आप अपने क्लिनिक्स बंद रखो, सिर्फ कोरोना का भी ट्रीट करो और आपकी जो सैलरी है वो हम देंगे। डॉक्टर्स ने भी ऐसे ही किया। बस यही दिक्कत पड़ती है इसमें कि ये अपनी लैंग्वेज को लेकर थोड़ा ज़्यादा कटता है, छोड़ना नहीं चाहते लैंग्वेज। और तुमको भी यही चाहते, तो हमारे देश आए हमारी लैंग्वेज सीखो, पकड़ के सिखाते हैं, गला पकड़ के। सर जर्मनी जाने के लिए IELTS देना जरूरी है? हाँ, ये जरूरी है। ये एग्जाम कहीं भी चले जाओ। और सर जेई वगैरह सर? हाँ? जेई वगैरह नहीं चाहिए कुछ होगा? भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं जेई नहीं कुछ भी चाहिए नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तभी तो कह रहा हूँ, आप जेई में इतनी प्रिपरेशन करोगे, पूरी इतनी मेहनत डालोगे, वहीं यहाँ डाल दी ना आपने, तो ये सर एग्जाम निकाल दिया आपने 12th होने से पहले, ये एग्जाम निकाल दिया जब आपके पास फ्री टाइम रहता है, ये एग्जाम का इसका रिजल्ट 2 साल तक वैलिड रहता है, वैलिडिटी 2 इयर्स, है ना? तो अगर आपने ये क्या बोलते हैं, एग्जाम निकाल दिया टॉफल या फिर आइल्स, इसका 2 साल तक वैलिडिटी रहती है। तो मैं कहूँगा आप ये जो 11 के बाद 12th में जो जाते हो ना, उसके बीच में 2 महीने की छुट्टियां पड़ती हैं ना, तब ये रिजल्ट तैयार कर लो आइल्स, और ये एग्ज़ाम अपने पास तैयार रखो इसको। तो एक बार आइल्स आपके पास हाथ में है, तो जैसे ही आप 12th पास हुए ना, तो 12th के दिसंबर तक आप ये क्या बोलते हैं SOP तैयार कर लो, दिसंबर तक, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च रखेंगे हम सिर्फ उसके लिए, किसके लिए? 12th के एग्जाम्स के लिए। फिर उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो 11th के बाद 2 महीने की छुट्टी मिली, हमने ये तैयार कर लिया आइल्स दे दिया। आइल्स में हमें 7 बैंड्स लाने हैं, कितने? 7 ईच, ठीक है। उसके बाद SOP तैयार कर लिया हमने दिसंबर तक। कॉलेज से ये 2 लेटर, स्कूल से दोनों लेटर लेंगे, प्रोफेसर, एक प्रिंसिपल से और एक हमारा जो क्लोज प्रोफेसर है उससे, ठीक है। 10 में याद करना होगा SOP में, क्या? SOP में याद कुछ नहीं, बस वो आपसे वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाओगे तो यही देख लेंगे, ये ऐसे चेक कर लेंगे कि आपने खुद ने लिखा है कि किसी और पड़ोसी से लिखवा लिया, सिर्फ अच्छी इंग्लिश जमाने के लिए। तो ये चेक कर लेंगे क्या लिखा है SOP में, समरी से बता दो ज़रा, है ना? तो मतलब खुद लिखना और 10 बार पढ़ लेना उसको क्या लिखा है, बस वीज़ा इंटरव्यू क्लियर हो जाता तो है। सर उसमें ज़्यादा हद तक क्या बताना होता है सर अपने? उसमें SOP में ये बताना होता है कि मैं इस कोर्स को क्यों चूज़ कर रहा हूँ और मैं क्यों इस कोर्स के लिए बेस्ट हूँ, और अगर मैंने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया, मतलब आपने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, तो मैं मेरा फ्यूचर प्लान क्या है इसमें पढ़ने के बाद। सर और सर प्रूफ देने के लिए टीचर वगैरह होने, मतलब जो प्रिंसिपल वगैरह होता है वो होना चाहिए? नहीं कुछ भी नहीं, ये तो SOP है, इसमें तो आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ? तो अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं SOP को, हाँ बिल्कुल, 1.5-2 पेज का होता है, 2 पेज का रखना अच्छे से। तो सर ये जीमेल वगैरह के जरिए देना होता है, ईमेल वगैरह?
हाँ मतलब एप्लीकेशन के साथ पहुंचाते हैं हम। एप्लीकेशन पूरा पोर्टल रहता है यूनिवर्सिटी का, उस पर जाके आप 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और फिर ये IELTS के स्कोर, SOP, LOR, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सारे सर्टिफिकेट सबमिट करते हो आप उनकी पोर्टल पे जाके। ऐसा है। तो SOP आपको बढ़िया से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कन्विंसिंग होना चाहिए। मतलब आप किसी को 10 बार पढ़ा लो, आप जो भी हो, आपके प्रोफेसर, भैया, बड़े, फॉरेन में जो भी हो वो समझ जाता है कि हाँ कन्विंसिंग लग रहा है, नहीं कि हाँ आप ही उस कोर्स के लिए बने हो, ऐसा दिखना चाहिए इस SOP में कि हाँ ये कोर्स मेरे लिए डिज़ाइन किया गया, मतलब मैं कर सकता हूँ। और 5 साल के प्लान, और कौन सी बड़ी कंपनी टारगेट कर रहे हो आप, वो करने के बाद तो ये आपका SOP हो जाएगा। तो सर SOP में पर्टिकुलरली इंग्लिश में लिखना रहता है कोई भी लैंग्वेज? तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी इफेक्ट पड़ता है, उसका इम्पैक्ट आता है, आपकी वेटेज कम हो जाएगा, मतलब फिर नेगेटिव में जाएगी कहीं ना कहीं। तो इंग्लिश तो बहुत ही हाई लेवल की होनी चाहिए, वर्ड्स भी अच्छे यूज़ करने पड़ते हैं इसमें, तो इसलिए मतलब थोड़ा मेहनत लगती है इसमें। पहले क्या करो, एक बार लिख लो, खुद से लिख लो एक बार अपने आप को, है ना, फिर कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स उठा लो। मतलब हम रोज़ न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं ना, तो उससे वर्ड्स हमारे रोज़ नए नए वर्ड्स मिलते हैं, तो वो देख लो कि आप एक्सचेंज कर सकते हो एक आध वर्ड्स इसमें। और हमारे बड़े लोग भी रहते हैं जिनकी इंग्लिश फ्लुएंट रहती है, उनसे पूछ लो, वो एक बार प्रूफ रीडिंग कर देंगे और आपको बता देंगे ये इम्प्रूवमेंट्स हैं इसमें, है ना। तो ऐसे चेंज हो जाए, एडजस्ट हो जाता है। तो आपके पास तो बहुत टाइम है, 10th वाले बच्चों के पास, 11th वाले बच्चों के पास, वो आराम से SOP पे ध्यान दें और SOP अच्छा कर लें। सर अगर हम इंडिया से जर्मनी सीख के चाहते हैं तो जर्मनी। इंडिया का स्टूडेंट कोर्स नहीं करना पड़ता? नहीं, ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे यहाँ 12 साल की एजुकेशन होती है 12th तक, वहाँ पे 13 साल की एजुकेशन होती है, 13 ईयर्स। एक साल सर तो वो वो एक पढ़ाते साल, हैं, एक साल वो जर्मनी पढ़ाते हैं। एक साल हमें जर्मनी पढ़नी पड़ती है क्योंकि हम इंग्लिश में पढ़े होते हैं, और उनके सारे बैचलर्स कोर्स जर्मनी में है, उनके यहाँ तो इंग्लिश सर में ये है। एक साल रखा इसलिए ताकि इससे दूसरा बंदा सर अच्छे से समझ सके सर जर्मनी। नहीं, उनके यहाँ 13 साल का ही होता है, इसलिए 13 साल। वो इसलिए आपको भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी 13 साल पढ़ो तब कॉलेज में पहुँचो। उनके यहाँ 13 साल का क्राइटेरिया है, तो आप 13 साल, इसलिए वो आपको 13वां साल पढ़ाते हैं क्योंकि 12 साल आप यहाँ से पढ़ चुके होते हैं। तो उसके बाद वो स्टूडेंट कॉलेज में आपको एडमिशन दिलाते हैं, और जो उनका 13th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जो लेवल रहता है वो आपसे चेक कर लेते हैं। और बायो वालों के लिए बायो, या फिर जो भी तुम्हारा पैशन हो, तुम जिसमें जाना चाह रहे हो, जिस कॉलेज जो तुम्हारा टारगेटेड कॉलेज हो, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हो उस बेसिस पे जज कर लेते हैं। कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स, ऐसा जर्मन में। पहले आपका हार्ड को जर्मन में टेस्ट होगा बिल्कुल, और इतना मतलब आसान निकाल देते हैं बच्चे। 1 साल की जगह 1.5 साल लग जाती है, पर निकाल देते हैं। तो बस इसकी फीस थोड़ी हैवी पड़ जाती है, स्टूडी कॉलेज इसकी पड़ जाती है फीस अराउंड वही 6-7 लाख रुपए 1 साल की, क्योंकि वो इसमें आपको जर्मन पढ़ाते भी हैं, 0 से बिल्कुल ऊपर 0 बनाते हैं आपको। तो जब आप C1 लेवल की, मतलब उनके लेवल्स होते हैं, जर्मन के लेवल्स होते हैं, सर पहले तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। तो जर्मन के लेवल होते हैं। सर ये सही है। डॉइच बोलते हैं इसको, सर किसको? जर्मन को, उनकी जो लैंग्वेज है उसको डॉइच बोलते हैं। डॉइच। A1, A2, B1, B2, C1, C2। यस, A1 बेसिक होता है और ये ब्रिलियंट होता है, मतलब फ्लुएंट होता है। हाँ? तो आपको C1 पे लाके छोड़ देते हैं वो स्टूडी कॉलेज वाले, C1 पे ले जाके फिर आपका टेस्ट ले लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का जर्मन में। अगर इंजीनियरिंग वालों की बात करूँ तो आपको उस पर जज करके, मतलब आपको एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देते हैं, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। तो इसकी कॉलेज, इसकी फीस 6-7 लाख रुपए पड़ जाती है, क्योंकि ये आपको लैंग्वेज की फीस देते हैं वो सिखाने की। ये आपके पास सबसे चीप ऑप्शन है, मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं तुम्हारी जगह 12th में होता, मैं ये वाला ऑप्शन चूज करता, क्योंकि अगर आप हम आयरलैंड जाएँ तो आयरलैंड में हमें इतना एक्सपेंसिव आयरलैंड, एक तो फीस पड़ जाएगी हमें 30-40 लाख के आना, तो उसके बाद
लिविंग एक्सपेंस भी बहुत एक्सपेंसिव है ना। और फिर अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो कनाडा बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आता है जर्मनी के बाद। जर्मनी के बाद कनाडा बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आता है क्योंकि कनाडा में पार्ट टाइम जॉब्स इजीली अवेलेबल हैं, ऊपर से फीस भी कम है सारे कॉलेजेस की, बहुत कम फीस है। 15 से 20 लाख रुपए में बैचलर्स हो जाती है, और 15 से 20 लाख रुपए हम यहाँ इंडिया में दे ही देंगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, है ना, और कनाडा जा सकते हैं टॉप यूनिवर्सिटी में। तो ये बहुत मैटर करता है, बच्चों को पता नहीं होता कि आपको यहाँ पे इतनी मेहनत करने के बाद मिलने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज MITS या फिर कोई और MP का बेस्ट ले लो SGS, है ना, ये मिलने वाला है बहुत मेहनत करने के बाद। जब आप टॉपर रहते हो वहाँ पे इतनी मेहनत करने के बाद आपको वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटी मिलने वाली है, बस अवेयरनेस नहीं है इसलिए रह जाते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं? सर ये IELTS ये जर्मनी में होगा कि इंग्लिश में? नहीं, IELTS इंग्लिश ही है। IELTS इंग्लिश का टेस्ट है, आपकी इंग्लिश की एलिजिबिलिटी चेक करता है कि आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो इंग्लिश आपकी अच्छी है कि नहीं, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज सबकी वही है ना, मतलब एक जो कॉमन प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड का वो हमारा इंग्लिश ही, तो इसलिए वो आपकी ये चेक कर लेता है इंग्लिश। और मैं तो यही कहूँगा कि बैचलर्स में निकल जाना, मास्टर्स का इंतजार होता है, अपने आप को सेटल कर लोगे जब तक मास्टर्स की बारी आएगी उस कंट्री। अगर किसी का मन है तो फोर्सफुली मत जाना, नहीं पेरेंट्स को जाके बोलो फॉरेन जाना है ना। क्वेश्चन आ रहा है किसी को? एवरेज पैकेज क्या मिलता है? हाँ? एवरेज पैकेज क्या मिलता है? एवरेज पैकेज मिलता है आपको बैचलर्स के बाद, मैं जर्मनी का बता दूं, मतलब यूरोप का बता देता हूँ। यूरोप का आपको मिलता है बैचलर्स के बाद 30,000 यूरोस। ये स्टार्टिंग रहती है आपकी एनुअल। और सर इसमें टैक्स वगैरह टैक्स जर्मनी में 42% 43% है, तो 43% काट के वही 16-17 आपके हाथ में आने वाले हैं। एवरेज सर, ये एवरेज है सर? हाँ ये एवरेज है सर मैक्सिमम? नहीं, ये टैक्स आपको लगेगा ना सर, ये पैकेज है, ये एवरेज पैकेज ये है। एवरेज 32 मान लो इसको, 30 तो मिल जाता है, और मास्टर्स के बाद यही हो जाता है 45। 2 साल मास्टर्स में जाने के बाद यही हो जाता है 45 यूरो करेंसी। तो मेरा अभी मेरी मास्टर्स फिनिश हो चुकी है अभी, और मेरा 3 कंपनियों के साथ नेगोशिएशन चल रहा है, ऑस्ट्रिया में, नेदरलैंड्स में, जर्मनी में, 3 अलग। तो मैं इंटर्नशिप कर रहा था नेदरलैंड्स में पिछले 1.5 साल से, तो वो कंपनी मेरे को इतना ऑफर कर रही है 46। मैं सोच रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा आ गया तो उधर चला जाऊँ। सही इंडियन रुपीज में कितना होता है? ये इंडियन रुपीज में हो गया 600 यूरो तो सर 40% आएगा। 40 लाख। 40 लाख। एनुअल। तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा ही होते हैं। हाँ खर्चे भी हैं। आप मतलब ये मेरे को 46 मिल रहा है, 40 lakhs ईयरली, तो इसमें से मैं अराउंड 12-13 बचा लूँगा ईयरली, मतलब अच्छे से रहने के बाद, खूब अच्छे से रहूँगा, बड़ा सा घर लूँगा, अच्छे से रहूँगा, घूमूंगा फिरूँगा, उसके बाद 12-13 लाख रुपये बचा लूँगा। और बैचलर्स के बाद ये भी अच्छा खासा पैकेज रहता है, मतलब अगर आपने एक साल जॉब कर ली ना, 1 साल जॉब करने के बाद आपका सीधा पहुंच जाता है ये 40,000 यूरो कंपनी स्विच मार। ये यूरोप की बात है, मतलब यूरोप में भी डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं। सर आपने इंजीनियरिंग करी थी सर? हाँ सर किस मैंने इंजीनियरिंग की थी ऑटोमोबाइल में, और फिर मास्टर्स की एनर्जी में, तो मेरा अभी जॉब है सोलर एनर्जी में, डिजाइन इंजीनियरिंग। तो सर ये स्ट्रीम बाय स्ट्रीम से मैटर करता है सर, ऑटोमोबाइल्स के लिए अलग, IT के लिए अलग? नहीं, वहाँ पे बिल्कुल मैटर नहीं करता। वहाँ पे तो मतलब आपके क्रेडिट्स देखते हैं कि अगर आप IT में एडमिशन ले रहे हो तो उनकी डिमांड्स रहती हैं कि मैथ्स के इतने क्रेडिट होने चाहिए, और इस लैंग्वेज C लैंग्वेज के इतने क्रेडिट हैं, वो आपने C लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए। अगर आपके क्रेडिट मैच होने तो एडमिशन मिल जाएगा।
तो ये देखते हैं कि आपने 12th में कौन सब्जेक्ट्स मैच करें, कौन सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, और फिर उसी के बिहाफ को आपको एडमिशन देते हैं फर्दर। और मास्टर्स में ऐसे देते हैं, बैचलर्स में आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, तो क्रेडिट्स मैच करने चाहिए, सब्जेक्ट्स मैच करने चाहिए उनकी जो रिक्वायरमेंट है। सर जैसे अपने इंडिया में कोई डिग्री 3 इयर्स में कंप्लीट होती है, फॉरेनर्स को टाइम एक्सटेंड भी कर सकते हैं? हाँ, फॉरेन में बताया ना आपको 3 साल की डिग्री लोग 4 साल में ही कर पाते हैं, और वो कॉमन है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं पीछे रह रहा हूँ लोगों से, या फिर क्योंकि जर्मन भी 4 साल में करते हैं। और अपने इंडिया में ऐसा नहीं? इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में फिक्स है, नहीं तो आपको बैकलॉग कह देते हैं हम, है ना, पर वहाँ पे फिक्स है, वहाँ पे आप सब मतलब 4-5 साल ले ही लेते हैं, और ये कॉमन है वहाँ पे, मतलब क्योंकि वो इंटर्नशिप करने चले जाते हैं ना, 1 साल पढ़ा हमने, फिर 6 महीने इंटर्नशिप के लिए पैसे कमाने चले गए, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं भर रहे हैं ना उनकी फीस। अगर है भी उनको फीस, उनका खर्चा भी उनके माँ बाप नहीं दे रहे हैं ना उनको, वो खुद ही हमारे तो माँ बाप दे रहे हैं, इसलिए 75,000 में पूरा बैकरेट हो जाता है। हाँ 75,000 में, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, 300 यूरोस का कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं वो, 300 यूरोस का कॉन्ट्रीब्यूशन फीस होती है ये, कॉन्ट्रीब्यूशन फीस। ये डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो इसमें भी वो आपको ट्रांसपोर्ट का टिकट दे देते हैं 300 यूरो में, कि आप कहीं भी फ्रीली घूमो, फ्री में, कोई भी ट्रांसपोर्ट से, तो वो भी आपको फीस नहीं ले रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन फीस कहते हैं इसको, वो 300 यूरो बस। तो बस स्टूडियो कॉलेज के लिए सर 6-7 लाख लगता है सर? हाँ, ये आप जब 13th ईयर जो पढ़ोगे उनके यहाँ, उसको वो लैंग्वेज जो और सर उन्हें दिखाने के लिए 10 लाख रुपीस चाहिए, दिखाने के लिए 10 तो और वो 10 लाख रुपीस से 6-7 लाख भर दिए? नहीं भर सकते, पहले से ये फीस भरी हुई होनी चाहिए, उनके पास लेटर लेके जाना रहेगा आपको कि मैं फीस भर चुका हूँ ये वाली, फिर आपको उसके अलावा 10 लाख दिखाना है। किसी का आईआईटी के बराबर ग्रेजुएट पैकेज रहता है, किसी आईआईटी के बराबर, किसी मतलब अगर आप वहाँ के आईआईटी, मतलब आपने आईआईटी की प्रिपरेशन की है ना, तो आप अगर आप एनआईटी में पहुँच रहे होगे ना, तो आप वहाँ का टीयू पकड़ लोगे। टीयू होती है जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, बेस्ट है वर्ल्ड में, टीयू 9 है, 9 यूनिवर्सिटी है उनकी, ये वर्ल्ड में बेस्ट। अगर आप टीयू पहुँच गए ना, तो आप साइंटिस्ट बन जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपको जॉब करनी है, नहीं तो आप रिसर्चर बन जाते हो। उतना मतलब हाई एजुकेशन लेवल है टीयू का, रिसर्च यूनिवर्सिटी है, और ये टॉप यूनिवर्सिटीज है, टॉप 200 में आती है। तो जितना आईआईटी के लिए मेहनत करोगे ना, और जब हमें मिलेगा एनआईटी या फिर कोई और कॉलेज, उतना यहाँ पे टीयू मिलेंगे। तो वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, जितना तुम जेईई मेन के लिए प्रिपरेशन करोगे एडवांस के लिए, और तुम्हें ये मिलेगा SGITS, उतना तुम्हें वर्ल्ड के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटी, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो जर्मनी हो। आईआईटी से ऊपर है तो आईआईटी से ऊपर हमारा टॉप कॉलेज इंडिया का 250 या 300 में जगह बनाता है, टॉप 250 या 300 में, तो ये तो बेस्ट है ना। फिर आपको उतनी मेहनत भी नहीं लग रही, बस अवेयरनेस चाहिए। आपको ये पता है, आज से तो पता है आपको कि टॉपिक आईएलटीएस आपको तैयार रखना है, एसओपी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कन्विंसिंग होना चाहिए। ये आप ले लोगे अपने प्रोफेसर से, आप नहीं लोगे, प्रोफेसर देंगे नहीं, आपको लिख के ले जाना पड़ेगा, साइन करवाओगे उनसे, ठीक है, याद रखना उसका। और ये एनजीओ का सर्टिफिकेट लगेगा आपको बस, और उनका एप्लीकेशन पोर्टल रहता है, और मतलब उसके बाद भी कई, फिर अभी जब फॉरेन स्टडी में थोड़ा डिप मारोगे ना, उसके बाद कई यूनिवर्सिटी, कई कंसल्टेंसीज कांटेक्ट करेंगी, है ना, तो उनके पीछे भी जाओगे, एक्सप्लोर करोगे, फिर वो तुमसे फीस चार्ज करेंगे कि मैं एडमिशन दिलाता हूँ और मेरे को दे दो 1 लाख रुपए, है ना, और वो 1 लाख रुपए बिल मतलब के खाएंगे। अगर तुम थोड़े से भी एक्टिव हो ना, तो तुम ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन कर सकते हो, अपने सारे डॉक्यूमेंट छोड़ सकते हो, पर वो तुम्हारा एक्टिव ना होने का फायदा उठा के 1 लाख रुपए खाएगा। सर रिस्पॉन्स कितने दिनों में आता है सर उधर से? रिस्पॉन्स 1 महीने, और डिपेंड करता है, डेडलाइन होती है उनकी, जैसे कुछ तो यूनिवर्सिटी सर वो रिस्पॉन्स नहीं आया तो मतलब कि वो नहीं ले रहे? नहीं, रेस्पॉन्स आता ही है, अच्छा, हाँ, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस, रेस्पॉन्स देते ही हैं, मतलब वहाँ पे जॉब का भी सेम सीन है, क्योंकि फिर बच्चे को क्या पता कि वो तो सोच रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है ना एडमिशन, तो वो उसको डिले नहीं करते कि आपके पास अगर दूसरा एडमिट है तो उधर चले जाओ,
तो उनको वो डेडलाइन, जैसी डेडलाइन पास हुई, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी की डेडलाइन रहती है जो सितंबर में स्टार्ट होने वाली होती है 31 मई, है ना। तो 31 मई के बाद आप 4-5 दिन बाद, 1 वीक के बाद सुन लोगे उनसे एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन। और यहाँ पे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इतना मैटर नहीं करते। आप 50 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, मैं तो कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में कर देना, जर्मनी सर में। 2 में तो मिलेगा। हाँ वही कह रहा हूँ। और आपकी फीस कितनी जाएगी पता है? एक यूनिवर्सिटी की मान लो 10,000, 8,000 रुपये या 7,000 रुपये। तो ऐसे 15 यूनिवर्सिटी में कर दिया तो वही 1 लाख रुपए में आपको 15 यूनिवर्सिटी अप्लाई हो रहे हैं। उसमें से 2 एडमिट आ गए आपको, खत्म। 2 से ज़्यादा आ जाएंगे, 3-4 आ जाएंगे अगर थोड़ी सी रिसर्च करके अप्लाई किया तो, है ना। तो फिर आप अपनी कंट्रीज चूज़ कर लो, जिसको जहाँ जाना है। ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, इसको यूएस जाना है। यूएस का एक ही ड्रॉबैक है, पता क्या है? यूएस फायरिंग और हायरिंग बहुत फास्ट है यूएस में। आपको बिना नोटिस के फायर कर देता है और तुरंत हायर कर लेता है। अगर आपने बोला कि मेरी ये एक्सपेक्टेड सैलरी है, उनको सही लग रहा होगा ना, तुरंत हायर कर देंगे, सोचेंगे नहीं। और यहाँ पे यूरोप में ये थोड़ा कम हो जाती है फ्रीडम एम्प्लॉयर के पास। यहाँ पे एम्प्लॉय फेवर्ड है रूल्स जो हैं। अगर आप यहाँ पे 6 महीने पास कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो वो आप वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं। किसी रीज़न के, किसी बिना रीज़न के वो आपको फायर नहीं कर सकती। बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए रहता है उसको फायर करने के लिए। किसी क्वेश्चन? सर उधर से बैचलर्स करने के बाद स्टडी कॉलेज लेना जरूरी है? नहीं, उधर से बैचलर्स करने के लिए आपको स्टडी कॉलेज जाना है। स्टडी कॉलेज कुछ नहीं, वो जर्मन लैंग्वेज क्लास 13th ईयर है। जो आप यहाँ पे 12 साल पढ़ रहे हो, उनका जो 13वां साल होता है, उनका जो मिस हो रहा है यहाँ पे, आप नहीं पढ़ रहे हो, वो 13वां कॉलेज है, 13वां साल है। के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जाता है। हाँ, वो 13 साल की एजुकेशन है ना उनकी। पर आपके साथ वो नहीं बैठेंगे, आपके साथ वो नहीं बैठेंगे, सिर्फ इंडियंस। आप मतलब फॉरेनर्स बैठेंगे दूसरी कंट्रीज से जो आए रहे होंगे। क्योंकि ये 13 साल, उनको तो लैंग्वेज आती है ना, वो आपको वो क्यों सीखेंगे लैंग्वेज? उनकी तो मदर टंग है। तो ये आपको लैंग्वेज सर उनके लिए नेसेसरी नहीं रहता स्टडी कॉलेज करना। नहीं, वो तो उनकी एजुकेशन 13 किया गया, 13 साल की है ना। अच्छा, और अपने लिए 1 साल अपनी 12 साल की है, तो वो 12 को 13 करने के लिए 1 साल स्टडी कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं हमारा, कि आप लैंग्वेज सीखो, टेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी आपका सब्जेक्ट्स हैं उनको पास करो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लाओ, और फिर बैचलर्स में एडमिशन ले लो फ्री में, फ्री बैचलर्स। आपको यूनिवर्सिटीज भी चूज़ करवा देते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, आपको मार्क करवा देते हैं, इसमें एडमिशन मिल रहा है आपको। अब आप देख लो किसमें ध्यान दें। टॉप यूनिवर्सिटीज जर्मनी स्टडी कॉलेज पढ़ने के बाद, जो आपको जेईई में मेहनत करने के बाद नहीं मिलेंगे। पर इधर आपको लैंग्वेज सीखने के बाद, लैंग्वेज पे अगर आपने मेहनत कर ली और उनके टेस्ट पास कर दिए, मतलब जो भी उनके टेस्ट रहेंगे, फिजिक्स वालों के लिए, मैथ्स वालों के लिए पीसीएम, बायो वालों के लिए बायो का, है ना, ये जो रहेंगे रिजल्ट्स, और फिर उसके बाद आपको टॉप यूनिवर्सिटीज मिलेंगे। सर आपने कौन से कॉलेज से किया था? मैंने एसआरएच, मेरा प्राइवेट कॉलेज था मेरे पास। हाँ, अब ये वो क्राइटेरिया आता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज करने की प्राइवेट, तो हमेशा आता रहेंगे पब्लिक को, हमेशा, है ना, क्योंकि ये फ्री है, ये फ्री है और इसमें फीस है। मेरे पास एडमिट था एसआरएच का और एना का, एना यूनिवर्सिटी है। अब इसमें मेरे पास थी एनर्जी इंजीनियरिंग में एडमिशन, और इधर था मेरा उसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो ये थोड़ा इलेक्ट्रिकल प्लस आईटी वालों का सब्जेक्ट हो जाता था, और जिसकी मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, है ना। और इधर एनर्जी, हमारा ऑटोमोबाइल मैकेनिकल यही चलता है। तो बस इसलिए मैंने कोर्स स्ट्रक्चर देखा। हाँ, ये भी मैटर करता है कि जब आपके पास एडमिशन आए हैं तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी नहीं देखनी है, आपको कोर्स स्ट्रक्चर देखना है उनका, कि आपको क्या कन्विंसिंग लग रहा है। आपको लग रहा है आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ पाओगे, है ना, तो थोड़ी रिसर्च कर लो उस पर कि मैं ये पढ़ने वाला हूँ, है ना। तो जहाँ जिस कोर्स में अच्छा कन्विंसिंग लगे कि हाँ ये कोर्स है, उसमें मैं पढ़ के अच्छा करूँगा और मैं बोर नहीं होने वाला, तो वही आपको चूज़ कर देंगे यूनिवर्सिटी। क्योंकि जर्मनी में ऐसा नहीं है कि
ये टॉप यूनिवर्सिटी है, ये लो यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटी सेम प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, सारी यूनिवर्सिटी, डिफरेंशिएशन है नहीं वहाँ पे। वहाँ पे सिर्फ बैचलर्स की डिग्री चाहिए रहती है आपको, जर्मन बैचलर्स और जर्मन आनी चाहिए आपको, जॉब हाथ में रखिए आपको। वो स्किल मांगते ही नहीं है, स्किल तो वो कहते हैं हम खुद दे देंगे, बस बंदा फ्लुएंट होना चाहिए जर्मन में और बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद जर्मनी। आपका अप्रोक्स एक्सपेंस कितना होगा? हाँ टोटल एक्सपेंस मेरा एक्सपेंस मेरी पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी SRH, तो इसमें मेरा 20 लाख फीस हो गई थी मेरी, और 10 लाख 2 साल में, नहीं 7 लाख करीब 2 साल में, 1 साल में, क्योंकि फिर 1 साल के बाद मैं इंटर्नशिप करने लग गया, तो 27 लाख रुपये खर्च हुआ था। और सर आपको उधर डिफिकल्टीज क्या आई सर? डिफिकल्टीज एक तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी लैंग्वेज प्रॉब्लम, जर्मनी में मतलब लैंग्वेज बैरियर तो है और वो फेस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से सीख कर नहीं जाते, मैं यहाँ से सीख कर नहीं गया तो लैंग्वेज बैरियर सबसे। सर आप अवेयर कैसे हुए थे सर जर्मनी के बारे में? जर्मनी के बारे में मतलब जो भी बंदा अगर स्टडी ऑप्शंस देखेगा ना बाहर अब्रॉड, तो उसमें 2 कंट्रीज 3 कंट्रीज 4 कंट्रीज पहले आती हैं। एक तो US, जो कि सबको सुहावना लगता है और है भी, बस फीस इतनी है, ठीक है। दूसरा कनाडा, क्यों? ये इसमें PR इजी PR में देता है, आप वहीं सेटलमेंट हो जाओगे। कनाडा जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, तो मैं इसे भी सही कह रहा हूँ, कोई चला गया वापस नहीं आएगा, सेटल हो जाओगे तुम, क्योंकि इंडियंस है ना, वो साफ सुथरा इंडिया है। कनाडा जो है वो साफ सुथरा इंडिया, मोदी के सपनों का भारत है ये। सर ये PR क्या होता है सर? हाँ, PR परमानेंट रेजिडेंस मतलब सिटीजन हो जाओगे। अच्छा सर, आधार हो जाएगा। आधार कार्ड। ये इजी दे देता है कनाडा, क्योंकि इनके पास पॉपुलेशन नहीं है। इनके कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ -50 जाता है टेम्परेचर, बर्फ मतलब इंसान भी जल जाए, -50 जाता है टेम्परेचर, तो वहाँ पे रहने वाला कोई नहीं है, तो कहते हैं आप उधर जाके रहो तो उधर ही रह जाओगे। PR दे देते हैं। तो आप जितनी ठंडी जगह में और जहाँ पे पॉपुलेशन कम है उधर पहुँच जाओगे, उतनी जल्दी PR मिल जाएगी कनाडा में। हाँ, फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन जर्मनी ही आता है। तीसरा ऑप्शन हुआ करता था पहले ऑस्ट्रेलिया, और अभी हट गया। इसलिए हट गया, ऑस्ट्रेलिया ने PR देना बंद कर दिया, और हम इंडियन जहाँ जाते हैं सेटलमेंट देते हैं। सर उनकी वो पॉपुलेशन बढ़ गई होगी ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, पर सर अभी तो नए रूल लागू कर दिया, अगर वहाँ से अगर कोई आता है इंडिया वापस, तो सर वो नहीं जॉब छोड़नी पड़ेगी। हाँ, हो सकता है। तो ये फिर यहाँ पे अब चौथा ऑप्शन बहुत बढ़िया बन के आ गया, आयरलैंड। बहुत बढ़िया ऑप्शन बन के आया आयरलैंड CSIT वालों के लिए, तो और मतलब जबरदस्त ऑप्शन। तो वहाँ से यार लौट के और सेम पैकेज देते हैं ये काम नहीं, डिपेंड करता है। बेंगलोर में है तो बेंगलोर में मिल जाएगा सेम पैकेज, 30-40 साल। पर उसके बाद भी आपको डिपेंड करता है आप किस फील्ड से। बेंगलोर में IT का ही काम है, और IT वालों को इतना वो पे कर पाते हैं किसी और। सर उधर ही रहना पड़ता है, उधर ही रहना पड़ता है कहाँ? जहाँ पर भी अगर को मिल गया। जैसे मैं मतलब अभी जिस कंपनी के लिए इंटर्नशिप कर रहा था, वो मेरे को इंडिया में बोल रहे थे आप इंडिया से काम कर लो, इंडिया में टैक्स सेटअप कर देते हैं, आपको 2.5 लाख पे करेंगे मंथली। पर मैं मतलब अग्री नहीं किया, क्योंकि मेरे को अभी 3 साल ही हुए हैं, थोड़ा और एक्सप्लोर करना था। और सर उसमें हॉलीडेज वगैरह क्या रहती है? हाँ, छुट्टियाँ छुट्टियाँ, हाँ बहुत बहुत बढ़िया रूल्स हैं, पता है आपको। हमारे इंडिया की तरह वो एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। नहीं सर, अभी आप सर छुट्टियों पे आए। हाँ, मैं वो बिल्कुल एक्सप्लॉइट नहीं करता है हमारे इंडिया की तरह, पता है। 1 महीने की छुट्टी लेने को आपको पुश करेंगे वो, मतलब साल में 1 महीने की छुट्टी लेने को अगर आप नहीं लोगे तो धक्का देके बाहर भगाएंगे, चल आपकी छुट्टी लेके इतने बढ़िया है मतलब लॉस। उसके बाद आपको इस महीने की सैलरी पे करेंगे, प्लस 12 महीने काम करने के बाद 13 महीने की सैलरी देते हैं, पता है। लास्ट में जो क्रिसमस पैकेज रहता है उनका, 13 महीने की सैलरी आता है। 13 महीने काम करेंगे। और सर कितने घंटे की जॉब रहती है सर? जॉब स्ट्रिक्टली 8 घंटे, और काम नहीं रहता 4 घंटे का भी, सिर्फ बैठे रहो कुर्सी। सरकारी नौकरी। और कभी अगर आया भी काम
तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे का काम रहेगा, 2 घंटे तो फालतू बैठ ही रहेगा। स्ट्रिक्टली 8 घंटे, 8 घंटे के बाद 5 बजते ही शाम को लाइट ऑफ कर देंगे, बैठे रहो नहीं तो वो तो चलेगा। ऐसा है, तो मतलब रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं। जर्मन्स तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत पंक्चुअल, सुबह 9 बजे ऑफिस में, 5 बजे छोड़ देंगे। कोई क्वेश्चन? सर मैं कंटिन्यू करूं? ओके क्लास, पहले सर को थैंक यू। कहीं ना कहीं जैसे आपको कैरियर गाइडेंस देते हैं, ऐसे कहीं ना कहीं मेरे भी कॉलेज के सीनियर थे। कहीं एक दिन हम बैठे हुए थे, एक दिन और भी है मेरे मित्र हैं, हम बैठे हुए थे, जब बात चल रही थी और कैरियर की बात चल रही थी, तो कैरियर बात का नाम तो आना बनता है। तो कहीं ना कहीं एक इनोवेटिव आइडिया आया, सर की तरफ से भी आया कि मैं जब पढ़ रहा था या जो भी सर ने बताया, तब ये चीज़ें मेरे आसपास नहीं थी। सर ने कहा चलो अपन कुछ ऐसा क्रिएट करके चालू करते हैं, और सर ने आज का सेशन अपने लिए स्टार्ट किया, उसके लिए अगेन थैंक यू क्लास। और अब सर स्टूडेंट ऑफ द मंथ अनाउंस करेंगे। ओके क्या? हाँ बस अनाउंस, अच्छा मैं अनाउंस में कर देता हूँ सर आपके। तो कैरियर पाथ का लास्ट सेशन था हमारा, उसमें हमने डिसाइड किया था सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग होती है, सबकी बेस बिल्डिंग अलग अलग होती है, ठीक है। सबने अपनी अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग काम किया, सबने अपने अपने ग्रोथ ली। सारी क्लास में डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो सबको मेरे को इन्वॉल्व होना पड़ा, ठीक है। तो हर क्लास में सब में इम्प्रूवमेंट आया, पहली चीज़, ठीक है। चाहे निशांत हो, निशांत 1 महीने में इतना इम्प्रूवमेंट लिया, आप लोग टच भी नहीं कर पाओगे उसको। अरे सर 5 मिनट में 40 क्वेश्चन, 5 मिनट में 40 क्वेश्चन तो फिर भी ठीक है। NTSC, RD शर्मा, और ये मान लो संडे को सुबह बुलाओ तो सुबह, शाम को बुलाओ तो शाम को, वो रेडी रहता है, ठीक है। वही दूसरा सेशन देखा जाए तो यश और प्रणव, जतिन, ये भी 9th का भी एक अच्छा सेशन बनता है। लेकिन 12th में सुमित का नाम आता है, कहीं ना कहीं गोपाल का नाम आता है, लेकिन गोपाल तुमसे ज़्यादा थोड़ा सुमित का आता है। रीज़न क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं स्कॉलर थे, ठीक है, और वो स्टार्ट कर रहा था। राइटिंग देख के समझ में आता सुमित लेकिन ठीक है, बढ़िया है। 11th वालों ने स्टार्ट किया तो अभी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इन सब में एक कुछ नाम ऐसे भी आते हैं, जिसमें एक नाम आपको वेल नोन है, जो 2-3 बार से आता है। 10th में जो बच्चा है, इसका नाम है कहीं ना कहीं ध्रुव और वरुण। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं एक प्रॉपर कॉम्पिटिशन था। एंड में आके एक लड़की आती है चंचल करके, 10th में, उसकी आपको ग्रोथ शायद अभी पता नहीं होगी उसकी। हाँ, जो बच्चे मिल चुके हैं उसकी डायग्रामेटिक ग्रोथ देख के पता चल जाता है। तो लास्ट में टाई हुआ चंचल और वरुण के बीच में, और फाइनली वरुण विन कर गया इस मंथ का स्टूडेंट ऑफ द मंथ। हमारे सर की तरफ से एक आइडिया था कि बच्चों को सर बुक दी जाए, वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल ग्रोथ अच्छी रहती है, और बुक ऐसी दी जाए जो उसके पर्पस की हो। तो मेनली ये वरुण के लिए सर बुक्स हैं, और आप वरुण की सब्जेक्ट बुक्स हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, सर आप कुछ बताएंगे? एड्रेस चलो आप अपन क्लोज करते हैं। आशा करते हैं सर का गाइडेंस हमारे साथ बना रहेगा, और बैक टू बैक अपने सेशंस ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों का भी सपोर्ट बना रहेगा, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आते रहिए। आज के सेशन कैसा रहा बेटा? सबसे मस्त, सबसे अच्छा। सर और बहुत सारे मैसेज सर आज चंचल दीदी क्यों नहीं आई सर? वो अभी वो आते तो सर सेकंड राउंड में। चलो ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं, और फाइनली नाश्ता कर लीजिए बेटा सब लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो देखो इस पे कनेक्ट कर देना। रिप्लाई नहीं करूंगा पर कॉल कर लूंगा तुम्हें बैक, है ना। बढ़िया ऑप्शन है बेटा, परेशान नहीं करना, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग के मैसेज। मैं हाँ खेलता हुआ कमाल आ रहा है। आप लोगों की वो मिथ तो टूट गई होगी कि हाँ कि IIT में जाना मुश्किल है, जर्मनी जाना मुश्किल है। सर टूट गया सर। हाँ अरे नहीं सर, मुझे इसमें लगा सर जेई नहीं लगता सर किसी चीज। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, ये शोन राठौर सर की मेल ID आप नोट कर लीजिए,
ठीक है, शुभम राठौर 985@gmail.com। और पढ़ लेते हैं सर, और पढ़ लेते हैं सर 935 बाकी आगे नाम बाकी एड्रेस। मैं तो देखो मैं हमेशा ये बताता हूँ कि जो आसपास आप सुन रहे हो ना सिर्फ वही सच नहीं है। सरकारी नौकरी या IIT देश का सबसे अच्छा कॉलेज है, समझ लो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पूरी के मेंढक मत बनो, सब कुछ पॉसिबल मतलब है। सुनाई दिया मेरा कहना ये रहता है कि अरे वो क्या चल रहा है। सर हम लोग बहुत डीप मोटिवेट हो रहे थे सर कि क्या करें सर, मतलब ऐसा वो हाँ, वो रहता तो है। सर आज सर हाँ, और ये तुम्हारे लिए बहुत पोटेंशियल ऑप्शन है। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद मैं इंडिया में देख रहा हूँ बच्चे, मतलब इतना मेहनत करने पर ये इस ऑप्शन आज को इसको देखने सही के वर्ड लिए- सुनाई दिया है। तो ये ऑप्शन जरूर देखिए। एक्सप्लोर पूरे लोग आजकल सर मेरे क्लास में जो लोग होते हैं सर वो ये सर वो नहीं करते। वो क्योंकि उनके सेटअप है ना माइंड में पहले से हाँ, कि एक्सपेंसिव है, फॉरेन आया तो एक्सपेंसिव है, और ऐसा नहीं है ना। नहीं सर आज चलो सुनो, ठीक है बच्चे लोग, मिलते हैं अपन। ओके, थैंक यू।